CH1 अन्वी का जन्मदिन। रात के लगभग 10 o'clock बजे शैलेश जी अपने घर आए। उन्होंने दरवाजे पर पहुंचकर डोर बेल बजाई। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और प्रतिभा जी बाहर निकल कर आई। उन्होंने अपने सामने खड़े शैलेश जी की हालत देखी तो वह घबरा गई। उन्होंने घबराते हुए शैलेश जी से पूछा, ये क्या हुआ जी, ये कैसे हुआ? आपको इतनी चोट कैसे लगी? अन्वी जल्दी बाहर आओ। कोर्ट। अन्वी अपनी मम्मी की तेज आवाज को सुन जल्दी से अपने रूम से बाहर निकल कर आई और उसने अपनी मम्मी से पूछा, क्या हुआ मम्मी, आप चिल्लाई क्यों? इतना कहते हुए अन्वी का ध्यान अपने पापा पर गया। उन्हें देख अन्वी ने परेशान होते हुए पूछा, पापा, मम्मी पापा को इतनी चोट कैसे लगी? प्रतिभा जी ने उसे बताते हुए कहा, बेटा हमें भी नहीं पता, जाओ जल्दी से डिटोल लेकर आओ। कोर्ट। अन्वी उनकी बात सुन जल्दी से भागकर अंदर गई। वहीं प्रतिभा जी ने शैलेश जी को पकड़कर कहा, आप आइए अंदर चलिए आप। कोर्ट। प्रतिभा जी संभाल कर शैलेश जी को अंदर ले आईं और उन्होंने शैलेश जी को सोफे पर बैठा दिया। इधर अन्वी जल्दी से फर्स्ट एड किट लेकर आ गई। उसने कैलाश जी के पास बैठकर उनके सिर पर लगी चोट से बहते हुए खून को साफ करना शुरू कर दिया। वहीं प्रतिभा जी ने शैलेश जी पर नाराज होते हुए पूछा, आज किसकी भलाई करने निकले थे आप जो इतनी चोट लगाकर आ गए? शैलेश जी इस समय शांत थे। उन्होंने प्रतिभा जी की बातों को सुनकर कुछ नहीं कहा। इधर अन्वी ने अपने पापा की चोट पर अब तक पट्टी बांध दी थी। शैलेश जी ने अब अपना मुंह खोलकर अन्वी से कहा, बेटा आप जाएं और सो जाएं। कोर्ट। इस पर अन्वी ने हाँ में सिर हिलाया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अन्वी के जाते ही प्रतिभा जी ने शैलेश जी से पूछा, कैसे लगी ये चोट? इस पर शैलेश जी ने कुछ भी नहीं कहा और वह उठकर अपने कमरे की तरफ चले गए। प्रतिभा जी को उनका ऐसा करना बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह भी उनके पीछे पीछे गई और उन्होंने शैलेश जी को रोकते हुए कहा, कितनी बार हम आपसे एक ही बात कह चुके हैं कि कम से कम 1 महीने के लिए यह अपना लोगों की भलाई करने वाला काम छोड़ दीजिए, हमारी बच्ची की शादी ठीक से हो जाने दीजिए, उसके बाद आपको जो करना है कीजिएगा, हम नहीं रोकेंगे आपको। कोर्ट। शैलेश जी ने उनकी बात सुनकर कहा, ऐसा कोई काम नहीं किया है हमने जिससे हमारी बच्ची की शादी में कोई भी रुकावट आए। कोर्ट। प्रतिभा जी ने उनकी बात को सुन चिढ़कर उनसे कहा, हाँ वैसे भी आपको अपना किया हुआ कोई भी काम गलत नहीं लगता, हमारी बात ही बुरी लगती है। हम नहीं चाहते थे कि हमारी बच्ची की शादी इतनी जल्दी हो, फिर भी आपकी जिद की वजह से हम अन्वी की शादी के लिए मान गए और उन पर से अब आपका इस तरह रोज रोज का ये झंझट हो क्या रहा है, क्या आप हमें कुछ बताएंगे? इस पर शैलेश जी ने कहा, आप ये रोज रोज अन्वी की शादी की बात लेकर क्यों बैठ जाती है? लड़का अच्छा है और सबसे अच्छी बात हम उसे अच्छे से जानते हैं। अन्वी उसे जानती है, आगे चलकर कोई परेशानी नहीं होगी और रही उम्र की बात तो 2 दिन बाद वो 22 की हो जाएगी। अभी ना सही 2 साल बाद तो हम उसकी शादी करते ही तो अभी ही सही। और फिर ध्रुव ने भी कहा है कि वो अन्वी का हमेशा ख्याल रखेगा, जो वो करना चाहती है उसे करने देगा, हमेशा उसका साथ देगा, इससे बेहतर जीवन साथी हो सकता है क्या अन्वी के लिए? कोर्ट। प्रतिभा जी ने अब कुछ नहीं कहा। कुछ देर की खामोशी के बाद उन्होंने फिर से शैलेश जी से पूछा, और ये चोट, अब इसके बारे में क्या बताएंगे आप? इस पर शैलेश जी बोले, वही लोग थे, सोचते हैं कि उनके ये सब करने से हम पीछे हट जाएंगे। कोर्ट। उनकी बात सुन प्रतिभा जी बोली, तो क्या इस तरह मार खाते रहेंगे? आखिर वो आदमी हमारा लगता ही कौन है जिसके लिए आप ये सब कर रहे हैं? शैलेश जी ने प्रतिभा जी की बात को सुनते हुए कहा, भले वो आदमी हमारा कोई नहीं लगता, पर हम एक जिम्मेदार नागरिक होने के फर्ज से पीछे नहीं हटेंगे। कोर्ट। प्रतिभा जी ने अब शैलेश जी से और बहस नहीं की और वह वहां से निकलकर अन्वी के रूम में चली गई। सुबह अन्वी अपने पापा के साथ हॉस्पिटल गई और उनकी चोट को डॉक्टर को दिखाकर वापस आ गई। वहीं शैलेश जी वहां से स्कूल चले गए। शैलेश जी गवर्नमेंट स्कूल टीचर थे, इसलिए वह सुबह के 6 बजे तक घर से निकल जाया करते थे, पर आज वह लेट हो गए थे हॉस्पिटल जाने की वजह से। 2 दिन बीते और अब शैलेश जी की भी चोट पहले से ठीक हो गई थी। वहीं आज अन्वी का जन्मदिन था तो वह सवेरे सवेरे जल्दी उठकर तैयार होकर प्रतिभा जी के साथ मंदिर चली आई थी। आज उसने पीले रंग का एक सिंपल सा अनारकली सूट पहना हुआ था। अन्वी का रहन सहन बिल्कुल साधारण सा था, उसके बावजूद भी वो बहुत खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें, लहराते लंबे काले बाल जिनको आज उसने खुला छोड़ा था, उसके गोरे बदन पर पीला रंग आज कुछ कहर ढा रहा था। अन्वी अपनी मम्मी के साथ मंदिर पहुंची ही थी कि तभी वहां पर उसे ध्रुव अपनी मां के साथ आते हुए दिख गया। अन्वी ने ध्रुव की मां के झुककर पैर छुए तो विशाखा जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा,
खुश रहो, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। अन्वी ने अपनी प्यारी सी आवाज में उनसे कहा, थैंक यू आंटी जी। उद्धरण चिन्ह। विशाखा जी ने मुस्कुराकर उससे कहा, अरे बेटा अब तो माँ कहने की आदत डाल लो। उद्धरण चिन्ह। इस पर प्रतिभा जी मुस्कुरा दी और अन्वी ने धीरे से हाँ कह दिया। वहीं ध्रुव चोर नजरों से अन्वी को देख रहा था। अन्वी उसका बचपन का प्यार थी। वो दोनों साथ में एक ही स्कूल में पढ़े थे। स्कूल में ध्रुव अन्वी से 3 क्लास आगे था। वह एक होनहार स्टूडेंट था और इसी वजह से वह अन्वी के पापा का फेवरेट स्टूडेंट था। यही कारण था कि उसके अन्वी का हाथ मांगने पर शैलेश जी खुशी खुशी मान गए। वैसे भी अन्वी और ध्रुव बचपन में अच्छे दोस्त थे, पर फिर बड़े हुए स्कूल छूटा तो दोनों अलग हो गए। ध्रुव पढ़ाई के लिए बाहर चला गया। वह वापस आया और जैसे ही उसे एक अच्छी नौकरी मिली तो उसने जल्दी से शैलेश जी से अन्वी का हाथ मांग लिया। विशाखा जी ने अन्वी से कहा, कल 12 बजे तक तैयार हो जाना, शादी की शॉपिंग करनी है तुम्हारे लिए, ध्रुव लेने आएगा तुम्हें। उद्धरण चिन्ह। अन्वी ने उनकी बात पर सिर हिला दिया। मंदिर में दर्शन करने के बाद थोड़ी देर तक प्रतिभा जी और विशाखा जी ने बातें की और वहीं ध्रुव अन्वी को निहारता रहा। उसकी नजरें खुद पर महसूस कर अन्वी ने उसकी तरफ देखा तो ध्रुव ने उसे इशारा करते हुए कहा कि वह बहुत अच्छी लग रही है। इस पर अन्वी हल्का सा मुस्कुरा दी। टू बी कंटिन्यूड। CH2। आखिर आ ही गया वो दिन। अन्वी और प्रतिभा जी घर वापस लौट आई थी कि तभी सत्यम, अन्वी का भाई, उन दोनों के पास भागते हुए आया। उसने अन्वी से पूजा की थाली लेते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे दीदी। कोट। अन्वी ने उसकी बात सुन चिढ़ते हुए उससे कहा, बड़े आए, हैप्पी बर्थडे दीदी, तुम तो रहने ही दो, मोटू लड्डू चाहिए इसलिए इतनी जल्दी उठकर आ गए। सत्यम अन्वी की बात सुन हंस दिया और पूजा की थाली में से लड्डू लेकर खाने लगा। इधर प्रतिभा जी ने किचन में पहुंचकर अन्वी को आवाज देते हुए कहा, अन्वी जरा किचन में आना। उद्धरण चिन्ह। हाँ मम्मी अभी आए। उद्धरण चिन्ह। अन्वी ने सत्यम से जाते जाते कहा, मोटू खाने में ही मत रहो, जल्दी तैयार हो जाओ, तुम्हारी स्कूल बस आती ही होगी। उद्धरण चिन्ह। तो सत्यम ने उससे चिढ़ते हुए कहा, हाँ हो रहा हूँ, जब देखो मेरे खाने के पीछे पड़ी रहती हो। उद्धरण चिन्ह। अन्वी किचन में आई तो प्रतिभा जी सत्यम का टिफिन तैयार कर रही थी। सत्यम अन्वी से उम्र में 8 साल छोटा था और अभी 9th क्लास में था। अन्वी ने सत्यम के टिफिन को देखते हुए प्रतिभा जी से कहा, मम्मी अगर आप इतना बड़ा लंच बॉक्स उसे देंगी तो वो और पेटू हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। प्रतिभा जी ने इस पर अन्वी को डांटते हुए कहा, ऐसे मत कहो, छोटा भाई है तुम्हारा, तुम नजर लगाओगी मेरे लड्डू को। उद्धरण चिन्ह। अन्वी उनकी बात सुनकर हंसने लगी। उसे देखकर प्रतिभा जी ने उससे कहा, हम सबसे इतना खिलखिलाकर बात करती हो पर विशाखा जी को देख तुम्हें क्या हो जाता है जो तुम उनके सामने बिल्कुल शांत हो जाती हो, वो भी आज यही बात कह रही थी। इस पर अन्वी ने अपनी मम्मी से कहा, मुझे उनसे डर लगता है, वो मुझे सीरियल्स की जो डेंजरस विलन टाइप सासे होती हैं ना उनकी तरह लगती हैं, और वैसे भी अगर मैं ज्यादा हंसकर बात करूंगी तो फिर वो ही बोलेंगी कि शर्म ही नहीं, लड़की को कैसे दांत फाड़ फाड़ कर हंस रही है और बात कर रही है, इसलिए मैं उनसे कुछ नहीं बोलती। उद्धरण चिन्ह। प्रतिभा जी ने हल्के से उसके सिर पर मारते हुए कहा, तुम ना पागल हो, ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत अच्छी है, और हाँ अब तुम भी उन्हें माँ कहकर ही बुलाया करो, ध्रुव भी हमें अब माँ बोलता है। अन्वी ने उनकी बात सुनकर हाँ कहा और अपने लिए उपमा बनाने लगी। रात में अन्वी ने अपने मम्मी पापा और सत्यम के साथ मिलकर केक काटा और अपना बर्थडे सदा सिंपल तरीके से ही मनाया। केक कटने के बाद अन्वी के पास ध्रुव का कॉल आया जिसे अन्वी ने हाल ही पिक कर लिया। उन दोनों में फ्रेंड्स की तरह ही नॉर्मल बातें होती थी। ध्रुव भी अन्वी को ऑकवर्ड फील नहीं करवाना चाहता था, इसलिए वो भी सोच समझकर ही उससे बात करता था। वैसे भी वही ये बात जानता था कि अन्वी के मन में उसके लिए फिलहाल कोई फीलिंग्स नहीं है। वह जानता था कि अन्वी ने शादी के लिए हाँ बस उसके पापा की वजह से की है। इधर कुछ देर तक बात करने के बाद अन्वी ने फोन कट कर दिया। उसके मन में इस समय एक अलग ही उथल पुथल मची हुई थी। उसने शादी के लिए हाँ तो कर दी थी पर अब एक अलग ही बेचैनी महसूस कर रही थी। अन्वी एक सीधी सादी लड़की थी जिसके बहुत बड़े तो नहीं पर हाँ फिर भी कुछ सपने थे जिन्हें वो पूरा करना चाहती थी। ध्रुव उसके पापा का फेवरेट स्टूडेंट था जिस वजह से उससे मुलाकात उसके स्कूल टाइम में हुई थी। दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे पर स्कूल के बाद अन्वी उसे भूल चुकी थी। अन्वी के मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं, या यूं कह ले कि वह अभी शादी के लिए तैयार ही नहीं थी, पर अपने पापा के लिए वह राजी हो गई। पर अब जैसे जैसे शादी के दिन नजदीक आ रहे थे अन्वी की बेचैनी कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे दिन बीते और 1 महीना बीत गया। आज आखिरकार वो दिन आ ही गया, अन्वी और ध्रुव की शादी का दिन।
शादी अनवी के घर के पास वाले गार्डन में होनी थी, इसलिए सब वहीं पहुंच चुके थे। बाहर गार्डन में मंडप सजा हुआ था और गार्डन में ही बने गेस्ट हाउस में अंदर अनवी दुल्हन के लिबास में सज संवर कर बैठी अपनी बारात का आने का इंतजार कर रही थी। अनवी की फ्रेंड दीप्ति ने अनवी की बलाया लेते हुए कहा, अरे मेरी रसमलाई, आज तो तू कयामत लग रही है, जीजू को तो तुझे देख बेहाल हो जाना है। अपनी फ्रेंड की बात सुनकर अनवी हल्का सा मुस्कुरा दी। ऑरेंज कलर के लहंगे में अनवी आज वाकई बला की खूबसूरत लग रही थी। तभी अनवी की एक और फ्रेंड प्रीति ने अंदर आते हुए सब लड़कियों से कहा, अरे बेवकूफ लड़कियों, बारात आ गई है, अच्छे अच्छे बंदों को ताड़ो, क्या इन मैडम के पास बैठी हो, चलो सब। उद्धरण चिन्ह। सब बारात की बात सुनकर रूम छोड़ बाहर की तरफ भागी तो अनवी ने दीप्ति का हाथ पकड़ते हुए उससे कहा, मत जा यार, मुझे बहुत डर लग रहा है। दीप्ति ने उसकी बात सुनकर उससे कहा, अच्छा ठीक है, नहीं जाती। बाहर बारात आ चुकी थी। सभी रस्में अच्छे से निभाते हुए ध्रुव भी अब स्टेज पर बैठ अनवी का इंतजार करने लगा था। सब कुछ अच्छे से शांतिपूर्वक हो रहा था। शैलेश जी बहुत खुश थे ध्रुव को दूल्हे के रूप में देखकर। वहीं प्रतिभा जी आज इमोशनल हो चुकी थी और दिन भर में कई बार छुप छुप कर रो चुकी थी। आज उनकी लाडली उनके घर से विदा होने वाली थी, ये सोच सोच कर ही उनका मन भर आता था। शादी की रस्मों को आगे बढ़ाते हुए अब वरमाला के लिए अनवी को लेकर आने का बुलावा भेजा गया। अनवी अपनी दोनों सहेलियों के साथ गेस्ट हाउस के रूम से निकलकर बाहर आने को हुई ही थी कि तभी अचानक उन लोगों के कान में गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। अनवी इस सब से घबरा गई। वहीं यही हाल दीप्ति और प्रीति का भी हुआ था। अनवी ने घबराते हुए प्रीति से कहा, ये कैसा शोर है प्रीति? प्रीति ने अनवी का हाथ पकड़ते हुए कहा, सुनाई तो मुझे भी दिया है, पर बाहर जाकर ही पता चलेगा। उद्धरण चिन्ह। इधर दीप्ति ने उन दोनों की बातें सुनकर कहा, अरे तुम दोनों डरो मत, ये पटाखों का शोर है, अब चलो। वह आगे फिर से बढ़ी ही थी कि तभी प्रतिभा जी और दीप्ति की मम्मी दोनों घबराई सी अंदर भागते हुए आईं। अनवी ने उन्हें देखते हुए पूछा, मम्मी क्या हुआ आपको? प्रतिभा जी ने उसे समझाते हुए कहा, वो सब बाद में बेटा, पहले तुम सब अंदर जाओ और हमारे कहने पर ही बाहर आना। उद्धरण चिन्ह। इस पर अनवी ने फिर अपना सवाल किया, पर हुआ क्या है मम्मी? अनवी की बात सुन अब प्रतिभा जी ने उसे रूम में धकेलते हुए गुस्से में कहा, तुमसे कहा ना कि हम बाद में बताएंगे, समझती क्यों नहीं हो तुम? दीप्ति की मम्मी और प्रतिभा जी ने उन तीनों को एक कमरे में बंद कर दिया। दीप्ति ने इस सब से परेशान होते हुए अनवी से कहा, ये हो क्या रहा है अनवी? और वहीं अनवी चुपचाप खड़ी उस बंद दरवाजे को देख रही थी। टू बी कंटिन्यूड। CH3 गुरु की एंट्री। अनवी और उसकी दोनों फ्रेंड्स परेशान सी उस रूम में बैठी हुई थी कि एक बार फिर गोली चलने की आवाज सुनाई दी। अनवी इस सब से घबरा कर उठ गई। उसने बंद दरवाजे पर हाथ मारते हुए चिल्लाया, मम्मी दरवाजा खोलिए। वहीं अनवी की दोस्त दीप्ति ने अनवी को पकड़ उसे शांत करते हुए कहा, रुक जा यार, मैं किसी को कॉल कर पता करती हूँ कि आखिर बात क्या है। ये सुन अनवी ने उससे कहा, हाँ जल्दी कर। इधर बाहर गार्डन में एक लड़का, यही कोई लगभग 25 से 26 की उम्र का, जो कि दिखने में और उसके पहनावे से कोई गुंडा लग रहा था और इस वक्त शैलेश जी पर बंदूक ताने हुए खड़ा हुआ था। उसने गुस्से में शैलेश जी की कॉलर पकड़ते हुए कहा, क्यों वे बुढ़े, मना किया था ना मैंने तुझे गुरु के खिलाफ गवाही देने को, पर तेरे भेजे में कुछ घुसता नहीं है ना, तुझे ज्यादा समाज सेवा का भूत चढ़ा हुआ है। हाँ। इस पर उसकी बात सुन शैलेश जी गुस्से में बोले, छोड़ो मुझे, तुम लोग यहाँ से जाते हो या मैं पुलिस को बुलाऊं? कितनी बार कहा मैंने तुम लोगों से कि मैं अपना बयान वापस नहीं लूंगा। तभी प्रतिभा जी ने आगे आते हुए कहा, बेटा ये आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए मेरे पति को। उस लड़के ने शैलेश जी की कॉलर छोड़ प्रतिभा जी तरफ मुड़ते हुए कहा, ए बीच में मता, चुपचाप खड़ी रह अपनी जगह पर, वरना सारी गोलियां तेरे पति के भेजे में उतार दूंगा। तभी ध्रुव ने उस लड़के से कहा, देखो यहाँ फालतू तमाशा मत बनाओ वरना मैं तुम सबकी कंप्लेन कर दूंगा, चलो निकलो सब यहाँ से। उसकी बात सुन उस लड़के ने अपने साथी पर चिल्लाते हुए कहा, ए छोटे, पहले तो इन सबके हाथ ऊपर करवा और सबके फोन छीन ले। उद्धरण चिन्ह। छोटे ने उस लड़के की बात मानते हुए कहा, जी रघु भाई। उस लड़के रघु ने एक बार फिर अपनी बंदूक से हवा में फायर करते हुए कहा, अगर तुम लोगों में से किसी ने चालाकी करने की कोशिश की ना तो सबके सिर के ढक्कन खोलकर रख दूंगा। तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है मेरी, इसलिए जिसको भी शांति से यहाँ से निकलना है फुर्ती से निकलो। इधर ध्रुव ने चुपचाप पुलिस को फोन करने की कोशिश की तो रघु ने उसके फोन को छीनते हुए कहा, क्यों दूल्हे राजा अपनी दुल्हनिया को सूजे हुए मुंह के साथ विदा कर ले जाएगा। चुपचाप खड़ा रह वरना सारे दांत तोड़ दूंगा तेरे।
उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन विशाखा जी ने ध्रुव को अपने पास खींच लिया और रघु से घबराते हुए बोली, अरे नहीं भाई, ये कुछ नहीं कर रहा और वैसे भी हम तो जा रहे हैं यहाँ से। इस पर ध्रुव ने कहा, कैसी बातें कर रही हो माँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन विशाखा जी ने उसे आंखें दिखाई पर ध्रुव ने अपनी मां को इग्नोर कर दिया। इधर गार्डन में अफरा तफरी मची हुई थी, सब इधर उधर होकर भागने लगे थे कि तभी गार्डन के मुख्य द्वार पर एक लाल और काली कलर की जिप्सी आकर रुकी। जिप्सी से कुछ आदमी उतर कर अंदर आए और उन्होंने बाहर भागती हुई भीड़ को डरा धमका कर अंदर ही एक कोने में खड़ा कर दिया। तभी उन आदमियों की भीड़ में से एक लड़का निकल कर मंडप के अंदर आया और स्टेज पर जाकर वहां पड़ी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। गेहूं रंग, कानों में 2 छोटे छोटे प्लेटिनम के कुंडल और एक हाथ में प्लेटिनम का ब्रेसलेट पहने हुए वह वहां बैठ भीड़ को देखने लगा। चेहरे पर काले रंग के शेड्स लगाए, ब्लैक कलर की शर्ट और उसके साथ ब्लू कलर का डेमिस्ड जीन्स पहने वो लड़का शैलेश जी को देख मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कुराहट देख, जिस पर उसके एक गाल पर डिंपल बन रहा था, उसे देख वहां खड़ी हुई भीड़ में जवान लड़कियों की नजर उस पर ठहर गई। ब्रॉड शोल्डर और शर्ट में दिखते उसके ट्राइसेप्स बाइसेप्स, हाथों में उभरी हुई नशे उसकी पर्सनैलिटी को अलग ही दिखा रहे थे। वह वहां खड़े इतने लड़कों में अलग ही दिखा रहे थे। उसके काले बाल अच्छे तरीके से सेट थे। कोई उसे देखकर यही सोचता जैसे किसी फिल्म का वो हीरो है। उसकी हाइट लगभग 6 फुट के आस ही थी और उम्र भी यही कोई 29 के पास। उस लड़के ने अपने चश्मे को अपनी आंखों से हटाकर शैलेश जी को देखते हुए कहा, लीजिए मिश्रा जी, मैं आ गया आपके सामने, मैं ही हूँ गुरु। आप बताएं क्या परेशानी है आपकी। उसकी बात सुन वहां खड़े उसके आदमी मुस्कुरा दिए। वही शैलेश जी ने उसे देखते हुए गुस्से में उससे कहा, ये बात तुम्हारे और मेरे बीच की थी, तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, पर इस सब में मेरे परिवार को और इन सभी लोगों को बीच में मत लाओ। गुरु उनकी बात सुन हंसने लगा। उसे हंसते हुए देख ध्रुव ने उससे कहा, यहाँ से शांति से निकल जाओ, ये शरीफों के रहने की जगह है, इस तरह यहाँ के खुशी से भरे माहौल को खराब मत करो। वो तो हम लोग हैं जो अब तक तुम्हें बर्दाश्त कर रहे हैं, नहीं तो तुम जैसे गुंडों को इज्जत नहीं दी जाती बल्कि उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। इससे पहले कि पुलिस यहाँ पर आए तुम यहाँ से निकलो। गुरु ने ध्रुव की बात सुनी और फिर कुछ देर तक उसे देखता रहा। उसके चेहरे के भाव अब बदलकर कुछ सख्त हो चुके थे। तभी वह उठने को हुआ तो रघु ने उसे रोकते हुए कहा, मैं देखता हूँ इसे। गुरु ने उसकी बात सुन अब वापस से शैलेश जी की तरफ मुड़ते हुए कहा, हाँ तो मिश्रा जी बताए, अपना बयान वापस ले रहे हैं या मैं? इस पर शैलेश जी गुस्से में भड़कते हुए बोले, तुम समझते क्या हो खुद को कि तुम्हारी गीदड़ धमकियों से मैं डर जाऊंगा? यहाँ से चलते बनो, आखिरी बार कह रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। इधर रघु ने शैलेश जी को एक बार फिर गुरु से इस तरह बात करते देख गुस्से में उनकी कॉलर पकड़ते हुए कहा, कैसे बात कर रहा है तू गुरु से? लगता है तुझे अपनी बेटी से बिल्कुल भी प्यार नहीं है, तभी तो उसकी शादी देखने की तेरी इच्छा ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ गुरु, उतार दे सारी की सारी गोलियां, इसकी खोपड़ी में सारा किस्सा ही एक बार में खत्म हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। इधर रूम में दीप्ति और प्रीति सबको फोन कर कर के थक चुकी थी पर किसी ने कॉल पिक नहीं किया। वहीं अन्वी अभी भी लगातार दरवाजा खटखटा रही थी कि शायद कोई उनकी सुन ले। कल रात से ही उसका मन ठीक नहीं था और आज अब ये सब। तभी अचानक से दरवाजा खुला और सत्यम अन्वी के गले आ लगा। उसने रोते हुए अन्वी से कहा, दीदी पापा को बचा लो, वो मार देंगे पापा को। अन्वी ने उसे खुद से दूर किया और उसकी बात को समझ जल्दी से उसका हाथ पकड़ बाहर की तरफ भागी। वहीं प्रीति और दीप्ति भी उसके पीछे पीछे हुई। अन्वी बाहर गार्डन में मंडप में आई तो एक लड़का उसके पापा की कॉलर पकड़े हुए उन्हें गाली देते हुए मार रहा था। अन्वी ने इधर उधर अपनी मम्मी को देखा तो एक लड़का उन्हें पकड़े हुए था और वो रोते हुए झटपटा रही थी। अन्वी ने ध्रुव को देखा तो वह और उसके मम्मी पापा भी एक जगह चुपचाप खड़े हुए थे क्योंकि एक लड़का उनके भी पास बंदूक ताने हुए खड़ा था। अन्वी का वापस से ध्यान अपने पापा पर गया तो इस बार उस लड़के ने उसके पापा को जोरदार एक थप्पड़ रसीद कर दिया। अन्वी तो जैसे ये सब देख जम सी गई। उस लड़के को देख उसका गुस्सा बढ़ गया था। वह गुस्से से लाल हो गई। वह जल्दी से अपना लहंगा संभालते हुए उस लड़के के पास पहुंची और उसने गुस्से में उस लड़के की कॉलर पकड़ उसे अपने सामने कर जोरदार थप्पड़ मारते हुए उससे कहा, हिम्मत कैसे की मेरे पापा पर हाथ उठाने की? रघु जिसको अभी अभी अन्वी ने थप्पड़ मारा था वह उस थप्पड़ से कुछ देर के लिए सुन पड़ गया और वही सब लोग अन्वी और रघु को देखने लगे। इधर शैलेश जी ने अन्वी से धीरे से कहा, अन्वी अंदर जाओ बेटा। पर अन्वी उनकी बात का जवाब दे पाती उससे पहले ही रघु ने उसकी बाजू पकड़ उसे अपने तरफ खींचते हुए कहा, सा तू मुझे थप्पड़ मारेगी? इतना कहकर उसने अन्वी को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया।
टू बी कंटिन्यूड राइटिंग हैंड। CH4 विवाह संपन्न हुआ। अन्वी शैलेश जी की बात का जवाब दे पाती उससे पहले ही रघु ने उसकी बाजू पकड़ उसे अपने तरफ खींचते हुए कहा, सत्तू मुझे थप्पड़ मारेगी। इतना कहकर उसने अन्वी को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अन्वी ने तो डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी, पर जब उसे कुछ महसूस नहीं हुआ तो उसने सामने देखा, ये ध्रुव था जिसने रघु के हाथ को पकड़ लिया था। उसने रघु के हाथ को जोर से गुस्से में दबाते हुए कहा, खबरदार जो मेरी बीबी को छूने की कोशिश की तो बहुत बदतमीजी बर्दाश्त कर ली। तुम लोगों की आखिरी बार कह रहा हूं, यहाँ से शांति से चले जाओ। ध्रुव ने अपनी बात कही ही थी कि रघु अब उसके साथ हाथापाई पर उतर आया। दोनों को लड़ते देख अन्वी डर कर शैलेश जी के पीछे जाकर छुप गई। शैलेश जी ने उन दोनों को रोकना चाहा तो अन्वी ने अपने पापा की बाजू को कसकर पकड़ लिया। उसे नहीं पता था कि उसमें इतनी हिम्मत कैसे आई थी जो उसने रघु को थप्पड़ जड़ दिया, बल्कि आज से पहले तो उसने कभी एक मच्छर तक को नहीं मारा होगा। इधर छोटे जो कि गुरु का आदमी था, उसने उसके पास आते हुए कहा, भाई जल्दी इस बुढ़े को टपका कर काम खत्म करो, क्योंकि पुलिस किसी भी वक्त आ सकती है और ये बुढ़ा तो मरने के बाद ही मानेगा। उद्धरण चिन्ह। जब छोटे को अपनी कही हुई बात का जवाब नहीं मिला तो उसने मुड़कर गुरु को देखा। गुरु चुप था और शायद उसने उसकी बातों को सुना ही नहीं था। छोटे ने गुरु की नजरों का पीछा किया तो वह मुस्कुरा दिया। गुरु का ध्यान छोटे की बातों पर नहीं बल्कि शैलेश जी के पीछे खड़ी डरी सहमी हुई सी अन्वी पर था। गुरु ने एक बार भी अपनी नजरें इधर उधर ना घुमाई, वह बस एकटक शैलेश जी के पीछे खड़ी अन्वी की आंखों में देख रहा था। वहीं इस समय अन्वी अपने पापा के पीछे पूरी तरह छुप गई थी, पर उसकी गहरी काली आंखें जो इस वक्त रोते हुए लाल पड़ चुकी थी, बस वो देख रही थी। इधर ध्रुव और रघु शैलेश जी के सामने खड़े होकर लड़ने की वजह से गुरु ठीक से अन्वी को देख नहीं पा रहा था। उसने बैठे हुए ही अपनी गर्दन को एक तरफ झुकाए अन्वी को देखना चाहा तो एक बार फिर वह दोनों गुरु के सामने आ गए। अब गुरु उन दोनों की इस हरकत से खिसिया गया था। गुस्से में वह उठा और उसने जाकर रघु का कॉलर पकड़ लिया और वहीं जब ध्रुव रघु को मारने के लिए आगे आया तो एक पंच ध्रुव के मुंह पर जड़ दिया तो वह लड़खड़ा गया। उसे देख सत्यम ने चिल्लाते हुए कहा, जीजू। इधर रघु हैरानी से गुरु को देखने लगा तो अब गुरु ने उसे छोड़ शैलेश जी को देखते हुए अपना हाथ उठाकर अपने आदमियों से कहा, बस बंद करो रे ये सब। रघु ने उसकी बात पर नासमझी से पूछा, ये क्या कर रहा है गुरु? तो इस पर गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बे आज मिश्रा जी की लड़की की शादी है और हम यहाँ उधम मचा रहे हैं? सही कहा इन लोगों ने कि हमने इन शरीफों की महफिल खराब कर दी। ए छोटे चल सभी मेहमानों को उनकी जगह पर बैठा। उद्धरण चिन्ह। गुरु ने अपने सामने खड़े आदमी को अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहा, ए तू जा पंडित को ढूंढ, यही भीड़ में छुपा होगा। उद्धरण चिन्ह। इतना कहने के बाद गुरु ने एक बार फिर मुड़कर अन्वी को देखा। वहीं जैसे ही गुरु की नजरें अन्वी पर गई तो अन्वी की भी अचानक से नजरें गुरु पर आ रुकी। दोनों की नजरें जैसे ही मिली तो अन्वी डर से पूरी तरह अपने पापा के पीछे छिप गई। उसकी ये हरकत देख गुरु फिर एक बार मुस्कुरा दिया। इधर शैलेश जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये गुंडा करना क्या चाह रहा है। यही हाल वहां मौजूद सभी लोगों का था, पर किसी ने कुछ कहने या पूछने की हिम्मत नहीं की। वहीं प्रतिभा जी ने हिम्मत कर शैलेश जी के पास जाना चाहा तो एक बार फिर गुरु के आदमी ने उन्हें पकड़कर रोक लिया। इधर विशाखा जी ने ध्रुव को पकड़ फुसफुसाते हुए कहा, हमें नहीं करनी ये शादी, यहाँ से चलो, जिंदा बचोगे तभी तो शादी कर पाओगे। अपनी माँ की बात सुनकर ध्रुव ने उन्हें आंख दिखाते हुए कहा, नहीं माँ, मैं अन्वी को छोड़ कहीं नहीं जाऊंगा। तभी गुरु के आदमी ने पंडित को लाकर गुरु के सामने खड़ा कर दिया। गुरु ने पंडित को देखते हुए कहा, लो पंडित भी आ गया, चल शादी की विधि शुरू कर पंडित। उद्धरण चिन्ह। गुरु की बात सुन अब की बार गुस्से से शैलेश जी ने गुरु के थोड़ा पास आते हुए कहा, बंद करो अपना ये नाटक, इतना ही चिंता है ना मेरी बेटी की तो चले जाओ यहाँ से, तो सब अपने आप ही ठीक से हो जाएगा। गुरु उनकी बात सुन मुस्कुराया और उसने उनके पास आते हुए अन्वी को देखते हुए कहा, चिंता ही तो है आपकी बेटी की, तभी इतनी शांति है यहाँ पर। इधर प्रतिभा जी ने जैसे ही गुरु की बातें सुनी तो उन्हें कुछ अजीब लगा। उन्होंने एक नज़र अन्वी को देखा और फिर गुरु को। उसकी नज़रें अन्वी पर देख अब प्रतिभा जी ने अपने पूरे जोर के साथ गुरु के आदमी को धक्का दिया और जल्दी से अन्वी की तरफ भागी। उन्होंने जल्दी से अन्वी के दुपट्टे को ठीक करते हुए साइड में खड़ी प्रीति और दीप्ति से कहा, तुम लोग अंदर जाओ और कोई शादी नहीं होगी यहाँ। अन्वी अपनी मम्मी की बात सुनकर घबराते हुए बोली, मम्मी। तो प्रतिभा जी ने उस पर गुस्सा करते हुए कहा, अन्वी चुपचाप से अंदर जाओ। अन्वी ने अब उनसे कोई बहस नहीं,
वो वहां से जाने लगी कि तभी एक बार फिर गोली चलने की आवाज सुनाई दी और साथ में सत्यम की आवाज भी सुनाई दी, पापा। सत्यम की आवाज सुन शैलेश जी, प्रतिभा जी उसकी आवाज की तरफ मुड़े तो वहीं अन्वी के भी कदम अपनी जगह पर ठिठक कर रह गए। शैलेश जी ने आगे बढ़कर सत्यम को अपने पास खींचना चाहा तो रघु ने उन पर चिल्लाते हुए कहा, ए पीछे हट। रघु ने सत्यम के सिर पर गन साध कर सबको देखते हुए कहा, कोई कहीं नहीं जाएगा, सब अपनी जगह पर खड़े रहो। अब गुरु ने अपने हाथ को अन्वी की तरफ कर उसे अपने पास बुलाते हुए कहा, इधर आओ। ये देख प्रतिभा जी अन्वी के आगे खड़े होते हुए बोली, क्यों, वो क्यों आए और तुम क्यों हमें परेशान कर रहे हो? क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? भगवान के लिए हमें अकेला छोड़ दो, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मेरे पति तुम्हारे खिलाफ गवाही नहीं देंगे। उनकी बात सुन अपने जबड़े को दबाते हुए ध्रुव ने भी अब सिचुएशन देख प्रतिभा जी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ पापा कोई गवाही नहीं देंगे, इनफैक्ट अभी यहाँ जो कुछ भी हुआ हम में से कोई कुछ नहीं बोलेगा, बस आप मेहरबानी कर हम सबको छोड़ दें। इस पर शैलेश जी ने भी अब अपने हाथ जोड़ते हुए गुरु से कहा, मैं वादा करता हूँ कोई गवाही नहीं दूंगा। उन सबकी बातें सुन अब गुरु ने अपनी तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, ए इधर आओ वरना मैं तुम्हारे भाई की सिर का ढक्कन खोल दूंगा। उसकी बात सुन प्रतिभा जी ने अन्वी का हाथ पकड़ते हुए कहा, माफ कर दीजिए हमें। उद्धरण चिन्ह। तो गुरु ने प्रतिभा जी को देखते हुए कहा, क्या बेटे से जरा भी प्यार नहीं है? सारा प्यार बेटी को लुटाना है तो ठीक है, ए रघु उड़ा दे इसके सर को। ये सुन प्रतिभा जी और शैलेश जी एक साथ चिल्लाए, नहीं। वहीं अन्वी अब रोने लगी। वह अपनी मम्मी के पीछे से निकल आगे बढ़ गई तो प्रतिभा जी ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं मेरी बच्ची। शैलेश जी को अब गुरु की नियत समझ आ गई थी, इसलिए उन्होंने जल्दी से गुरु के पास पहुंच हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, तुम कहोगे तो मैं ये शहर छोड़कर ही चला जाऊंगा, पर मेरे परिवार को छोड़ दो। उद्धरण चिन्ह। गुरु ने उनकी बात सुन रघु और अपने आदमियों को इशारा किया तो सबने जल्दी से हरकत में आकर शैलेश जी, ध्रुव और प्रतिभा जी को पकड़ लिया और वहीं बाकियों ने शादी में आए मेहमानों पर बंदूकें तान दी। अन्वी इस अचानक हुई हरकत से बस अपने मम्मी पापा को आवाज देते रह गई कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ उसे अपने पास खींच लिया। अन्वी घबराई सी कुछ समझ पाती कि तभी उसे अपने कानों में एक आवाज सुनाई दी, चल पंडित अपना कार्यक्रम शुरू कर। ये सुन अन्वी के पापा मम्मी मदद के लिए चिल्लाने लगे, पर वहां खड़ी भीड़ ने मदद तो दूर हिलने तक की जहमत नहीं उठाई। इधर अन्वी ने खुद को शादी के मंडप में गुरु के पास खड़ा पाया तो वह डर कर पीछे हटने को हुई कि गुरु ने लपक कर उसके हाथ को पकड़ लिया और उसे धमकाते हुए कहा, क्या चाहती हो? तुम इन सब की लाशों पर बैठकर अकेली रोना चाहती हो तो ठीक है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, बताओ किसको उड़ाऊं पहले? अन्वी ने डरते हुए कहा, नहीं ऐसा मत कीजिए। तो गुरु ने खुश होते हुए पंडित से कहा, शुरू हो जा पंडित। उद्धरण चिन्ह। तो पंडित जी ने डरते हुए कहा, यजमान शुभ कार्य में काला कपड़ा नहीं पहन सकते। रघु पंडित की बात सुनकर बोला, चुप कर और जो बोला है वो कर। तो गुरु ने रघु से कहा, अरे शांत। गुरु ने ये कहते हुए अन्वी का हाथ छोड़ अपनी शर्ट उतार कर अपने आदमी को पकड़ाते हुए कहा, ये ठीक पंडित जी। उद्धरण चिन्ह। गुरु शर्टलेस होकर अन्वी को जबरदस्ती अपने साथ बिठाकर मंडप में बैठ गया तो पंडित जी बोले, गठबंधन के लिए एक दुपट्टा और चाहिए आपके लिए। अन्वी रोते हुए शादी की सारी रस्में पूरी कर रही थी, वहीं उसके मम्मी पापा बेहोश से खड़े अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होते देख रहे थे। किसी ने उनकी मदद नहीं की। यहाँ इतनी भीड़ थी कि सब मिलकर आराम से गुरु और उसके आदमियों को यहाँ से भागा सकते थे, पर सब बंदूक के डर से चुपचाप खड़े हुए थे। यहाँ तक कि अन्वी की दोनों दोस्त भी चुपचाप एक कोने में खड़ी हो गई। शादी की रस्में चल रही थी, अन्वी रो रही थी, वहीं गुरु बस बैठे हुए उसे देख रहा था। तभी पंडित जी ने एक नज़र फिर गुरु से डरते हुए कहा, कन्यादान के लिए लड़की के माता पिता को बुला लीजिए। गुरु ने उनकी बात सुन रघु को देखा और फिर शैलेश जी को देखते हुए कहा, आइए ससुर जी अपनी बेटी का कन्यादान कीजिए, अगर अपनी नौटंकी दिखानी है तो बताइए, आपकी कन्या को मैं भगवान को दान दे दूं। धमकियों के साथ कन्यादान करवाकर 7 फेरे भी पूरे हो चुके थे। गुरु ने रोती हुई अन्वी का चेहरा पकड़ अपनी तरफ खींचा और एक झटके में उसकी मांग भर दी। उसके साथ ही जो मंगलसूत्र धूप लेकर आया था वो अब गुरु ने अन्वी के गले में बांध दिया। इसी के साथ पंडित जी ने कहा, विवाह संपन्न हुआ। कोट। ये सुनते ही अन्वी अब जोर जोर से रोने लगी, वहीं शैलेश जी लड़खड़ा कर गिरने को हुए तो रघु ने उन्हें संभाल लिया। गुरु ने अन्वी का हाथ पकड़ उसे उठाया और फिर शैलेश जी के सामने खड़े होते हुए कहा, ससुर जी अब आप फ्री हैं, जो गवाही देनी है आपको अपने जमाई के खिलाफ जरूर दीजिएगा। अन्वी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उसने अपने भरे हुए गले से कहा,
आपको जो करना है कीजिए, पर मैंने आपको अपना पति नहीं माना। उद्धरण चिन्ह। तो गुरु ने उसकी बात सुन उसे अपने पास खींचते हुए कहा, पर मैंने तुम्हें पूरे मन से अपनी बीवी बनाया है। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर उसके सभी आदमी खुश हो गए और रघु के इशारे पर सबने एक साथ हवा में फायर कर दिया। उनकी आवाज से डरकर अन्वी घबराई तो गुरु ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, आदत डाल लो अपने कानों को इन आवाजों की। उद्धरण चिन्ह। वही प्रतिभा जी अब ये सब देखते हुए बेहोश हो गई। अन्वी उन्हें देख चिल्लाई, मम्मी। वह गुरु की बाहों में झटपटाने लगी थी। टू बी कंटिन्यूड। चफाइव। भाभी है तुम सबकी। अन्वी अपनी मम्मी को बेहाल होते देख गुरु से खुद को आजाद कराने की कोशिश करते हुए गुस्से में बोली, छोड़ो मुझे। तो इस पर गुरु ने उसे अपनी आंख दिखाते हुए कहा, शांति से खड़ी रहो। अन्वी उसकी बात सुन अपनी मम्मी को देख रोने लगी। उसने रोते हुए अब गुरु से मिन्नतें करते हुए कहा, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए मेरी मम्मी। इधर अन्वी की दोस्त प्रीति, दीप्ति और शैलेश जी प्रतिभा जी को होश में लाने की कोशिश करने लगे। वही सत्यम ने अब रघु के हाथ को काटते हुए खुद को छुड़वाया और जल्दी से अपनी मम्मी की तरफ भाग गया। गुरु ने वहां के माहौल को देख रघु से कहा, पानी छिड़क दे, होश में आ जाएंगी। रघु ने गुरु की बात सुनकर वैसा ही किया और उसके ऐसा करने से प्रतिभा जी को होश आ गया। वह उठकर बैठी ही थी कि गुरु ने अब अन्वी का हाथ छोड़ दिया। खुद को आजाद पाकर अन्वी ने गुरु को देखा तो गुरु ने उसे देखते हुए कहा, जाओ जाकर रो लो अपनी माँ से, विदाई होनी है तो रोना तो बनता है ना। मैं हमारी शादी की कोई रस्म अधूरी नहीं छोड़ूंगा। अन्वी उसके इस तरह कहने पर उसे एक नज़र देखती है, पर फिर अपनी मम्मी का ख्याल आते ही वह जल्दी से उनके पास चली गई। प्रतिभा जी ने उसे अपने गले से लगा लिया और रोने लगी थी। अन्वी भी उनके गले लिपट कर रोने लगी। उन दोनों को इस तरह से देख सत्यम उठा और उसने गुस्से में गुरु को धक्का देते हुए कहा, दूर रहो मेरी दीदी से, जाओ यहाँ से। पर गुरु को सत्यम के धक्का देने से कोई फर्क नहीं पड़ा था। सत्यम ने जब दोबारा गुरु पर हाथ उठाना चाहा तो गुरु ने उसके हाथों को पकड़ते हुए थोड़े गुस्से में उसे देखते हुए कहा, बच्चा ककड़ी जैसे हाथ है तेरे, ज्यादा इनको मेरे सामने मत हिला वरना मुझे इन्हें तोड़ने में जरा भी ताकत नहीं लगेगी। गुरु अपनी बात कहकर सत्यम को छोड़ दिया और फिर अचानक से उसे देख मुस्कुराया और उसने रोते हुए सत्यम को एक तरफ इशारा करते हुए पूछा, अच्छा ये बता वो कौन है। सत्यम ने गुरु के कहने पर उस तरफ देखा तो वहां ध्रुव बिल्कुल ठगा सा खड़ा हुआ था। उसे देख सत्यम ने गुरु से कहा, जी। सत्यम ये कहते हुए बीच में ही रुक गया। गुरु अब सत्यम को देख हंसने लगा। वहां खड़ा रघु भी अब सत्यम पर हंसने लगा। तभी गुरु ने हंसते हुए पूछा, कौन है वो, बता ना बेटा। सत्यम ने अब अपना सिर झुका लिया। गुरु ने उसे देख अब हंसना बंद किया और फिर झुककर सत्यम की आंखों में देखते हुए कहा, अब तेरा जीजा मैं हूं समझा। तो सत्यम ने उसकी बात सुनकर उसके कान में चिल्लाते हुए कहा, नहीं बहुत बुरे हैं आप और आपके सभी लोग। गुरु उसकी तेज आवाज से पीछे हटा और अपने कान को सहलाते हुए बोला, कोई ना तू खुद मुझे जीजू बोलेगा। गुरु ने अब रघु से अपनी शर्ट ली और उसे पहनते हुए अन्वी के पास आया तो प्रतिभा जी ने उसे खुद से चिपका लिया और वहीं अन्वी भी उनसे सिमट गई। गुरु ने अपना हाथ बढ़ाकर अन्वी को पकड़ना चाहा था कि शैलेश जी ने गुरु के हाथ को पकड़ते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, जो तुम कहोगे वो मैं करूंगा, पर मेरी बच्ची को छोड़ दो। इस पर गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने पकड़ा ही कब उसे। शैलेश जी ने हाथ जोड़कर गुरु से कहा, मुझे एक मौका दो, मैं कोई गवाही नहीं दूंगा। गुरु ने अब अपनी मुस्कुराहट को दूर कर चेहरे पर गुस्सा लिए शैलेश जी से कहा, आप सामने से हट रहे हैं या मैं कोई और तरीका अपनाऊं। गुरु शैलेश जी से बात कर ही रहा था कि तभी रघु ने गुरु के कान में फुसफुसाया, जिसे सुन गुरु और गुस्से से तंग गया। उसने चिल्लाते हुए रघु से कहा, उससे कह के आधा घंटा रुक, अगर ज्यादा जल्दी है तो बता, मुझे अभी छेद करता हूं उसके भेजे में। अन्वी गुरु की तेज आवाज सुन कांप उठी। उसने अपनी मम्मी को और कसकर पकड़ लिया। इधर गुरु का दिमाग गर्म हो गया था। उसने रघु से कहा, पकड़ इन्हें। रघु ने गुरु के कहने पर शैलेश जी को पकड़ लिया और वहीं गुरु अन्वी के करीब पहुंच उसके हाथ को पकड़ने को हुआ तो प्रतिभा जी अन्वी को लेकर पीछे हटने लगी। उन्होंने उससे रोते हुए कहा, मेरी बच्ची को हाथ मत लगाओ, छोड़ दो मेरी बेटी का पीछा। इधर ध्रुव अपनी आंखों के सामने अपने सपने टूटते देख बिखर गया था। उसका हाई स्कूल से जो सपना था वो आज पूरा होते होते रह गया। वह गुरु को रोकने के लिए बड़ा ही था कि उसकी माँ विशाखा जी ने उसका हाथ पकड़ उसे रोक दिया। वही गुरु अब तक ड्रामा देख देख खिसिया गया था। उसने गुस्से में अन्वी का हाथ पकड़ उसे अपने पास एक झटके में खींच लिया। अन्वी ने उसकी पकड़ में झटपटाते हुए कहा, नहीं मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ।
पर गुरु ने अब उससे कुछ कहने की बजाय उसे उठाकर अपने कंधे पर लाद लिया। प्रतिभा जी और शैलेश जी गुरु के पीछे पीछे भागे, पर गुरु ने अपने आदमियों को इशारा कर उन्हें अपने पीछे आने से रोक दिया। गुरु चलकर अपनी जिप्सी के पास आया ही था कि रघु ने उसका ध्यान सीटी बजाते हुए अपनी तरफ खींचा। गुरु ने उसकी तरफ घूमकर देखा तो रघु एक कार के पास खड़ा हुआ था जो कि दुल्हन की तरह सजी हुई थी। गुरु उसके पास गया तो रघु ने उसे देखते हुए कहा, अपन की भाभी इसमें जाएगी, आ चल बैठ जल्दी से। उद्धरण चिन्ह। गुरु उसे देख मुस्कुराया और उसने अपने कंधे पर लादी हुई अन्वी को कार में बैठा दिया और खुद भी उसके साथ ही बैठ गया। अन्वी डर से खुद में ही सिमटकर बैठकर रोने लगी। वहीं गुरु ने रघु को देखते हुए कहा, सब संभाल लेना। रघु ने उसे देखते हुए कहा, तू निकल, मैं हूं यहाँ। कार स्टार्ट हुई और गुरु ठीक से बैठकर अब अन्वी को देखने लगा। अन्वी अभी भी रो रही थी। उसे रोते देख गुरु उसके पास खिसक आया तो अन्वी ने जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर अपनी आंखें बंद कर ली। गुरु उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा दिया। उसने अपना सिर सहलाते हुए अन्वी से कहा, इधर देखो। तो अन्वी ने नफरत से उससे कहा, नहीं नहीं देखनी मुझे, आपकी शक्ल दूर रही है मुझसे। गुरु ने अन्वी की बात सुन अपना सिर घुमाया तो उसकी नजरें आगे अपने कार चला रहे अपने आदमी पर गई जिसका ध्यान मेरे से अन्वी पर ही था। गुरु का ये देख दिमाग घूम गया। उसने गुस्से में अपने आदमी के सिर पर मारते हुए कहा, अब एक बार और तेरी नजर मेरे पर गई तो तेरी आंखें बाहर निकाल लूंगा। सब पर उसके आदमी ने हड़बड़ा कर हाँ कह दिया और साथ ही उसने जल्दी से मिरर को घुमा दिया। अन्वी उन दोनों की बातें सुनकर चुपचाप सुबकती रही। तभी अचानक से ही गुरु ने अन्वी का हाथ पकड़ उसे अपने पास खींच लिया। अन्वी चिल्लाई तो गुरु ने उसके मुंह पर हाथ रख उसका मुंह बंद करते हुए कहा, एक आवाज और निकली तो समझ लेना तुम अपने भाई की आवाज नहीं सुन पाओगी। ये कहकर गुरु ने अन्वी के मुंह से हाथ हटाया तो अन्वी ने रोते हुए कहा, आप और कर भी क्या सकते हैं, आपके सीने में दिल नहीं पत्थर है, राक्षस हैं आप। गुरु ने अन्वी की बात सुन मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे मुंह से ये राक्षस सुनकर भी मुझे अच्छा ही लग रहा है। देखो जितना झटपटाओगी तुम्हें ही तकलीफ होगी, इसलिए चुपचाप बैठी रहो और अब तो रो रो कर थक भी चुकी हो। अच्छा नहीं लग रहा मुझे तुम्हें रोता देख। उद्धरण चिन्ह। अन्वी ने उसकी बात सुन अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया तो गुरु ने उसे अपनी तरफ और खींचा और फिर उसके चेहरे को पकड़ उसकी आंखों में देखते हुए कहा, डरो मत, मुझसे कैसे कहूँ तुमसे, पर मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा बल्कि अपनी रानी बनाकर रखूंगा। पूरे मन से तुम्हें अपनी पत्नी माना है मैंने। गुरु ने अपनी बात कहने के बाद अन्वी के गाल को अपने होठों से छू लिया। अन्वी उसके ऐसा करने पर ठिठक कर रह गई। उसने महसूस किया कि वह इस समय गुरु के बहुत करीब थी। गुरु के हाथों ने उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था। ये देख अन्वी अब और तेज रोने लगी और बस रोते हुए बोली, नहीं नहीं मेरे पास मत आइए, मुझे घुटन हो रही है। उद्धरण चिन्ह। तो गुरु ने उसके आंसुओं को पोंछ गुस्से में उसे डांटते हुए कहा, कहा ना रोना बंद करो, क्या मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूँ। तो अन्वी ने रोते हुए कहा, मुझे छोड़ दीजिए। गुरु ने अन्वी की बात ना मानते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। वहीं अन्वी ने नफरत से भरकर उसे दूर धकेलने की कोशिश की पर थक हार कर वह उसकी बाहों में बेहोश हो गई। कुछ देर बाद गुरु की कार उसके घर के बाहर जाकर रुकी। गुरु ने बेहोश अन्वी को अपनी बाहों में उठा लिया और घर के अंदर लेकर आया तो उसके बाकी के साथी किसी लड़की को उनके घर में आते देख थोड़ा हैरान हो गए। सब आंगन में जमा होकर गुरु और उसकी बाहों में अन्वी को बड़ी हैरत से देखने लगे। तभी उनमें से एक आदमी शिवा, जो कि गुरु का रघु की तरफ जिगरी दोस्त था, उसने अन्वी को उसकी बाहों में देखते हुए पूछा, ये क्या है गुरु, कौन है ये। तो गुरु ने मुस्कुराते हुए शिवा की बात सुन अन्वी को देखते हुए अपने सभी साथियों से कहा, भाभी है तुम सबकी। शिवा उसकी बात सुन हैरानी से बोला, क्या पागल हो गया है क्या। गुरु ने उसकी बात सुन मुस्कुराते हुए कहा, सच कह रहा हूँ यारे, शादी बनाकर आया हूँ इसके साथ। इस पर शिवा ने अन्वी को देखते हुए कहा, शादी, या उठा लाया है इसे किसी मंडप से। तो गुरु अंदर जाते जाते रुक गया। उसने शिवा को देखते हुए कहा, नहीं भाई, भगवान को साक्षी मानकर शादी की है इससे, रुको इसे कमरे में छोड़कर आता हूँ तब तुझे पूरी बात बताऊंगा। शिवा ने उसके पास आते हुए कहा, शादी की है ना तो इसे यहाँ हम मर्दों के बीच क्यों लेकर आया, क्या यहाँ हम 21 मर्दों के बीच रहेगी ये। शिवा की बात सुनकर गुरु के कदम आगे बढ़ने से रुक गए। टू बी कंटिन्यूड। च 6 आप एक नामर्द हैं। शिवा ने गुरु के पास आते हुए कहा, शादी की है ना तो इसे यहाँ हम मर्दों के बीच क्यों लेकर आया, क्या यहाँ हम 21 मर्दों के बीच रहेगी ये। शिवा की बात सुनकर गुरु के कदम आगे बढ़ने से रुक गए। शिवा ने एक नज़र अन्वी पर डालते हुए कहा, भले घर की लड़की लग रही है, जहाँ से इसे लेकर आया वापस छोड़कर आ।
ये शादी, ये प्यार हम जैसे लोगों के लिए नहीं होता, और इस लड़की ने अपनी मर्जी से तो तुझसे शादी की नहीं होगी। जो हुआ होगा सब तूने जबरदस्ती किया होगा। फालतू में इस लड़की के घर वाले बवाल मचाएंगे। मुझे ये लड़की इस घर में नहीं चाहिए। गुरु ने एक नज़र अनवी पर डाली और फिर बिना कुछ कहे वो आगे बढ़ गया। उसने शिवा की बातों को जैसे सुना ही नहीं। गुरु अनवी को लेकर अपने कमरे में आया और उसे आराम से अपने बेड पर लिटा दिया। उसने उस रूम को बाहर से लॉक किया और फिर नीचे आकर शिवा के सामने खड़ा हो गया। गुरु ने शिवा को देखते हुए कहा, मानता हूं मैंने जबरदस्ती की है, पर अब वो कहीं नहीं जाएगी, मेरी बीवी है। मैं नहीं छोड़ने वाला उसे, पूरे मन से मैंने उससे शादी की है। रही बात यहाँ रहने की तो मैं जल्दी ही कोई नया ठिकाना ढूंढ लूंगा। गुरु अपनी बात कहकर वापस मुड़ा तो शिवा ने उसे रोकते हुए पूछा, भाईजान को क्या बोलेगा? गुरु ने अपना सिर सहलाया और फिर धीरे से कहा, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मुझे नहीं पता भाई, पर ये मेरे साथ ही रहेगी, भले आपको कुछ भी करना पड़े। शिवा ने गुरु को अपनी तरफ खींचकर एक मुक्का उसके मुंह पर दे मारा। गुरु लड़खड़ाया तो शिवा ने उसकी कॉलर पकड़कर गुरु को थप्पड़ रसीद कर दिया। शिवा आगे गुरु को मार पाता कि तब तक रघु उन दोनों के बीच में आ गया और उसने शिवा को रोकते हुए कहा, शिवा भाई क्या परेशानी है? अगर गुरु को वो लड़की पसंद आ गई तो इसमें क्या गलत है? शिवा ने अब एक पंच रघु को मारते हुए गुस्से से कहा, क्यों गलत नहीं है? सब गलत है। उस लड़की की जिंदगी खराब हो जाएगी इसके साथ। इसे आज वो लड़की पसंद आ गई तो उसे उठा लाया, कल जब मन भर जाएगा तब क्या करेगा? तो इस पर रघु ने कहा, तब वापस छोड़ आएगा। गुरु ने उन दोनों की होती बहस को बंद करने के लिए गन चलाते हुए कहा, चुप, एकदम चुप। शिवा ने गुरु को गुस्से से घूरा और फिर जाकर सोफे पर बैठ गया। गुरु अब शिवा को गुस्से में देख उसके पास गया और अपने घुटनों पर बैठकर उसने शिवा के हाथ को पकड़ते हुए कहा, भाई आपको क्या लगता है कि मैं इससे शादी कर इसलिए लाया हूं कि इसके साथ याशी कर इसे वापस छोड़ आऊंगा? शिवा ने गुरु की बात सुनकर उससे अपना मुंह फेर लिया। तो गुरु ने उसके हाथों को और अधिक मजबूती से पकड़ते हुए कहा, आप सब कुछ जानते हो, आज तक मैंने किसी लड़की छुआ तक नहीं है। यहाँ तक गली नंबर 13 में कई बार जाने के बावजूद मुझे कोई लड़की बहका नहीं पाई। उनमें से किसी को भी मैंने नजर उठाकर नहीं देखा और इस लड़की से मैं अपनी नजरें हटा नहीं पाया हूँ। गुरु ने अपनी उंगली से अपने दिल की तरफ इशारा करते हुए आगे कहा, यहाँ पहली बार इस लड़की को देखने भर से हलचल मच गई है। ये 100 की स्पीड से दौड़ रहा है। मैं प्यार के बारे में भले कुछ नहीं जानता, पर एक बात बहुत अच्छे से जानता हूँ कि ये लड़की मेरी है और अब मैं इसे किसी और की नहीं होने दूंगा, भले फिर मुझे आप सबसे बगावत करनी पड़े। गुरु इतना कहते हुए उठकर जाने को हुआ कि तभी शिवा ने जोर से आवाज देते हुए कहा, छोटे ऊपर का माला खाली करवाओ वहाँ, और हाँ वहाँ अब से कोई नहीं जाएगा। सबके कमरे खाली करवा कर सबको नीचे के कमरों में रहने को कहो। अब से वो माला सिर्फ गुरु का हुआ। गुरु शिवा की बात सुनकर मुड़ा तो शिवा ने उसे अपने पास आने को कहा। गुरु पास गया तो शिवा ने गुरु के पेट में मुक्का मारते हुए कहा, आगे से बगावत की बात की तो मैं खुद तुझे मार दूंगा। गुरु उसकी बात सुनकर शिवा के गले लग गया। इधर शैलेश जी के घर में प्रतिभा जी का रो रो कर बुरा हाल था। ध्रुव और उसकी आई बारात वापस लौट चुकी थी। इस समय घर में पुलिस आई हुई थी। प्रीति और दीप्ति ने जब सत्यम भागता हुआ अनवी और उन दोनों के पास आया था तभी उन दोनों ने पुलिस को सूचना दी थी, पर पुलिस बहुत लेट आए और अब आई भी तो वह अनवी के ऊपर ही इल्जाम लगा रही थी। पुलिस इंस्पेक्टर ने शैलेश जी से कहा, क्या मास्टर जी आप भी फिर से गुरु के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं? आप तो सब जानते हैं और अब तो बिल्कुल आपको रिपोर्ट दर्ज नहीं करानी चाहिए, क्योंकि आपकी बेटी उसके पास है और क्या पता वो खुद अपनी मर्जी से गई हो, भली बनने के चक्कर में ये सब नाट नौटांकी फैलाए हो। शैलेश जी ने इंस्पेक्टर की बात सुनकर गुस्से से कहा, क्या बक रहे हैं आप? आपसे रिपोर्ट लिखने को कहा वो कीजिए बस। इंस्पेक्टर ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे क्या, जैसी आपकी मर्जी। इंस्पेक्टर ने सिपाही को कुछ इशारा किया और फिर से शैलेश जी ने कहा, देखिए मैं आपको एक बार फिर समझा रहा हूँ। तो इस पर शैलेश जी ने घुराते हुए कहा, आप रिपोर्ट लिख रहे हैं या नहीं? तभी इंस्पेक्टर का फोन बजा और फिर उसने कुछ बात करते हुए फोन शैलेश जी को पकड़ा दिया। इधर गुरु खुश होते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। रूम में अनवी को भी होश आ गया था। उसने आसपास अपनी नजरें घुमाई और अपना सिर पकड़कर बैठ गई। जब उसकी ठीक से आंखें खुली तो वह घबरा गई। ये उसका रूम नहीं था। अनवी को अब सब कुछ याद आ गया। रूम को देख उसने जल्दी से खुद को देखा। गहने, उसके कपड़े सब पहले की तरह ही थे। ये देख अनवी कुछ शांत हुई, पर अपनी मम्मी का ख्याल आते ही वह रोने लगी। तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी।
अन्वी जल्दी से बेड से उठकर इधर उधर हड़बड़ाते हुए देखने लगी। उसे रूम में सोफा सेट दिखा तो वह जल्दी से उसके पीछे जाकर छुप गई। इधर गुरु एक झटके में दरवाजा खोल कमरे में आया तो उसे कमरे में अन्वी कहीं दिखाई नहीं दी। वह सीधा जाकर मिरर के सामने खड़ा हो गया। अन्वी ने सोफे की ओर से झांकते हुए देखा कि कमरे आया कौन है तो उसे कुछ समझ नहीं आया क्योंकि गुरु की पीठ उसकी तरफ थी। अन्वी ने धीरे से खिसकते हुए भागने का सोचा कि तभी उसे जानी पहचानी गुरु की आवाज सुनाई दी, कहाँ जा रही हो? आवाज सुन अन्वी कांप उठी और एक जगह ही रुक गई। वही गुरु अब जब उसकी तरफ मुड़ा तो अन्वी उसकी आंखों में देखते ही डर से खिसकते हुए एक जगह वॉल से सट गई। गुरु जाकर बेड पर बैठ गया और उसने अपनी उंगली से अन्वी को अपने पास आने का इशारा किया। अन्वी ने जल्दी से अपना सिर में हिला दिया। उसे देख गुरु के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ खिली। उसने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, तुम आ रही हो या मैं आऊं तुम्हारे पास? अन्वी ने गुरु की बात सुन अब रोते हुए कहा, मैं आती हूँ। ये कहते हुए अन्वी उठी और धीरे से अपना लहंगा संभालते हुए गुरु के सामने आकर खड़ी हो गई। गुरु ने एक झटके में उसका हाथ पकड़ उसे अपने पास खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया। अन्वी ने उसकी इस हरकत पर रोते हुए उससे कहा, क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? मुझे जाने दीजिए प्लीज, मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। गुरु ने उसके आंसुओं को पोंछकर उससे कहा, मैं खुद तुम्हें तुम्हारी मम्मी के पास लेकर जाऊंगा, पर तुम पहले रोना बंद करो। अन्वी को अब गुरु की बात सुनकर गुस्सा आ गया और उसने गुरु की गोद से उठते हुए कहा, बहुत घटिया इंसान है आप, झूठे हैं आप बस यहाँ लाकर मुझे कैद करना चाहते हैं और बस अपनी हवस मिटाना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। उसने रोते हुए गुस्से में गुरु पर चीखते हुए कहा, आप एक नामर्द हैं जिन्होंने एक लड़की के साथ जबरदस्ती शादी की, उसकी फैमिली, उसके भाई सबको तकलीफ पहुंचाई है। मैं नफरत करती हूँ आपसे। मैं मर जाऊंगी पर कभी खुद को आपके हवाले नहीं करूंगी, आपकी कोई मनसा पूरी नहीं होने दूंगी। ये कहते हुए अन्वी रोते हुए वही जमीन पर बैठ गई। इधर उसे देख और उसकी बातें सुनकर तो जैसे गुरु का दिमाग खराब हो चुका था। उसने गुस्से में वहां बेड के पास रखे लैंप को उठाया और कांच में दे मारा। ये देख अन्वी ने अपने कान बंद कर लिए। गुरु गुस्से में घुराते हुए अन्वी के पास आया और उसने अन्वी को उसकी बाजू पकड़ उठाते हुए पूछा, क्या कहा तुमने? मुझे तुम्हारी हवस है। अन्वी उसकी गुस्से से तनी भुओं को देख सहम गई। गुरु ने अब उसके कंधों को थाम कर उससे पूछा, चुप क्यों अब? और कोई बकवास मन में पाली हो तो वो भी उगल दो। गुरु ने अन्वी को पकड़ते हुए वॉल से सटा दिया और एक बार फिर गुस्से में कुछ कहना चाहा था कि तभी छोटे ने कमरे के बाहर से ही उसे आवाज देते हुए कहा, गुरु पुलिस आई है। टू बी कंटिन्यूड। CH7 सुहागरात है तो वो मनाएंगे। गुरु ने अन्वी को पकड़ते हुए वॉल से सटा दिया और एक बार फिर गुस्से में कुछ कहना चाहा था कि तभी छोटे ने कमरे के बाहर से ही उसे आवाज देते हुए कहा, गुरु पुलिस आई है। गुरु ने इतना सुनते ही अन्वी को एक नज़र गुस्से से देखा और फिर उसे छोड़ वह जल्दी से बाहर निकल गया। उसने एक बार फिर अन्वी को उस कमरे में बंद कर दिया था। वहीं अन्वी अभी जो हुआ उसे याद करते हुए वो वहीं बैठकर एक बार फिर रोने लगी। ये क्या हो गया था उसके साथ? ही उसकी समझ से बाहर था। बड़े भारी मन से उसने खुद को ध्रुव से शादी करने के लिए तैयार किया था, लेकिन उसका तो दूल्हा ही बदल गया। अन्वी अपनी मम्मी, पापा और सत्यम के बारे में सोच सोच कर रो रही थी कि पता नहीं उन लोगों का क्या हाल हो रहा होगा। इधर नीचे गुरु जैसे ही नीचे आया तो इंस्पेक्टर उसके सामने खड़े होते हुए बोला, मास्टर जी नहीं मान रहे हैं। गुरु भाई, मैंने उन्हें समझाने की कोशिश भी की पर वो टस से मस नहीं हुए। गुरु ने एक खींचकर इंस्पेक्टर के कान में बजाते हुए कहा, साले तेरे अब दिन खत्म हो गए हैं। एक काम तेरा ध्यान का नहीं है, तू निकल यहाँ से मास्टर जी से, अब मैं खुद ही निपट लूंगा। इंस्पेक्टर ने गुरु को गुस्से में देख उससे गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं गुरु भाई, मैं मना लूंगा, उन्हें एक आखिरी मौका दो, मैं कैसे भी मनाऊंगा। तभी शिवा ने वहां आते हुए कहा, ए पाटिल निकल तू अभी यहाँ से। इंस्पेक्टर पाटिल उसकी बात सुनकर वहां से जल्दी से निकल लिया। गुरु फिर से ऊपर जाने को हुआ तो शिवा ने उसे रोकते हुए कहा, कादिर हथियार लेकर आया है और अभी डील करना चाहता है। गुरु ने उसकी बात सुनकर शिवा के पास आते हुए कहा, ठीक है चलो मैं तैयार हूँ, जाना कहाँ है? तभी रघु ने उन दोनों के बीच में घुसते हुए कहा, क्या गुरु आज अपनी सुहागरात पर अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर जाएगा क्या? डील का क्या है वो हम कल कर लेंगे। इस पर शिवा ने रघु से कहा, कोई कहीं नहीं जा रहा, कादिर आ चुका है, पीछे गार्डन में है, छोटे सब इंतजाम कर दे। छोटे उसकी बात सुन जल्दी से बाहर निकल गया। रात के 11 बज रहे थे। अन्वी रोते रोते ही वही जमीन पर पड़ी हुई कब का सो चुकी थी, पर अब नीचे से आ रहे शोर से उसकी नींद खुल गई थी। वह धीरे से उठी और रूम में इधर उधर देखा तो रूम में हर तरफ अंधेरा था। वह थोड़ा डर गई।
पर फिर हिम्मत कर वह उठी और उसने स्विच ढूंढकर लाइट ऑन की। उसका गला सूख रहा था, उसे पानी पीना था, पर कमरे में कहीं भी पानी नहीं था। अन्वी थक हार कर वही बेड पर बैठ गई, पर एक बार फिर उसका ध्यान नीचे से आते शोर पर गया तो वह उठकर खिड़की के पास आ गई। यहाँ से बाहर गार्डन एरिया दिख रहा था जो कि घर के पीछे बना हुआ था। गार्डन तो दिखा ही अन्वी को, और उसके साथ ही जो अन्वी को दिखा तो वह अपनी जगह पर जड़ हो गई। नीचे गार्डन एरिया में एक लड़की कुछ आदमियों के बीच डांस कर रही थी। अन्वी को वहां का माहौल देखते ही समझ आ गया था कि वहां चल क्या रहा है। अन्वी की नजरें अब उन आदमियों में गुरु को ढूंढने लगी, पर गुरु उसे वहां कहीं नहीं दिखा और ना जाने क्यों ये देख अन्वी को अच्छा लगा, पर अगले ही पल उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। गुरु वहां से कुछ दूरी पर बैठकर ड्रिंक कर रहा था और साथ ही एक हाथ में सिगरेट थामे हुए था। अन्वी ये सब देख जल्दी से पलट गई। एक बार फिर उसकी आंखों में आंसू भर आए कि वह कैसे नर्क में आ फंसी है। अन्वी ने रोते हुए अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, क्या गलती की है मैंने माता रानी जो आपने मुझे इतनी बड़ी सजा दी है? क्यों आपने मेरे साथ इतना बुरा किया? अन्वी ने कुछ देर तक रोने के बाद अपने आंसू पोंछे और उठते हुए कहा, नहीं अन्वी, तू इस राक्षस को जीतने नहीं देने वाली, तू यहाँ से बाहर जरूर निकलेगी। कुछ सोच अन्वी, कुछ सोच। खुद से बातें करते हुए अन्वी पूरे रूम में इधर उधर घूमने लगी कि शायद उसे कोई रास्ता मिल जाए और वह यहाँ से निकल पाए। उसे ढूंढने हुए एक बंद दरवाजा मिला जिसे खोल वह रूम से बाहर निकली तो देखा ये बालकनी थी। अन्वी ये देख खुश हो गई। उसने जल्दी से नीचे देखा तो उसका चेहरा उतर गया। उसने वही बालकनी में बैठते हुए कहा, ये तो बहुत ऊंचा है। वह बैठी ही हुई थी कि तभी उसे अपने पीछे से आवाज सुनाई दी, अब अगर हाथ पांव पटक लिए हो तो अंदर आ जाओ और खाना खा लो। अन्वी ने गुरु की बात सुन चिढ़ते हुए उससे कहा, मुझे नहीं खाना। तो गुरु ने कहा, गुस्सा तो मुझे भी तुम पर बहुत आ रहा है, पर मैं शांत हूं ना, तो फिर तुम्हारी क्या परेशानी है? अन्वी ने उसके सामने खड़े होकर उससे कहा, आप है मेरी परेशानी। आपके मेरी जिंदगी में आने से पहले तक सब ठीक था, पर आपके आने से सब खराब हो गया। जिस तरह के आदमी है ना आप, ये सब सोचते हुए घिन आती है मुझे आपको देखकर। गुरु अब अन्वी की बातों को सुन उसके करीब बढ़ा तो अन्वी उसे देख पीछे हटने लगी, पर गुरु ने उसे एक झटके में पकड़कर अपनी बाहों में उठा लिया और उसे ले जाकर रूम में बेड पर बैठाते हुए कहा, जैसा सोचना है, जो सोचना है सोचो, पर सच्चाई यही है कि अब मैं तुम्हारा पति हूँ। तो अन्वी ने उसे देख नफरत से कहा, मैंने आपको अपना पति नहीं माना है, जो है वो ये सच्चाई है कि मैं आपकी बीवी नहीं हूँ। अन्वी की दिन भर की बातें और अब ये सब सुन गुरु का दिमाग गर्म हो चुका था। उसने गुस्से में अन्वी के जबड़े को पकड़ते हुए कहा, अगर अब एक बार भी कुछ कहा तो जुबान खींच लूंगा। शांत हूं तो कुछ भी बोलोगी? नहीं माना मुझे अपना पति मत मानो, पर मैं तुम्हारा पति हूं, ये सच नहीं बदलेगा। गुरु ने अन्वी से गुस्से में कहा, और क्या कहा था कि मुझे तुम्हारी हवस है? अगर हवस होती तो तुम मेरे बिस्तर पर मेरे नीचे लेटी होती, ना कि इस तरह मुझसे लड़ रही होती। इसलिए अगर दोबारा ये बात कही तो फिर मुझे भी नहीं पता मैं क्या करूंगा, और अब मुझे तुम्हारे मुंह से आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए, वरना समझ लेना मैं तुम्हारे घर वालों के साथ क्या करूंगा। गुरु ने ये सब कहने के बाद अन्वी को छोड़ दिया और अब एक एक कर उसके कानों के झुमके निकालने लगा। वही गुरु के अन्वी के कानों को छूते ही अन्वी सिहर गई, पर फिर भी वह हिलने डुलने की बजाय गुरु की धमकी सुन शांति से खड़ी रही। मगर गुरु के छूने से अब उसका दिल जोर से धक धक करने लगा था। उसे कुछ अजीब ही लग रहा था, जो कि उसने आज से पहले कभी महसूस नहीं किया। अन्वी को आज से पहले कभी किसी लड़के ने छुआ भी नहीं था, वो भी इतना करीब होकर तो कभी नहीं। ध्रुव ने भी उसे बस उसकी एंगेजमेंट वाले दिन उसके हाथ को पकड़ा था, पर गुरु का छूना तो जैसे अलग ही था। अन्वी शांत सी बैठी हुई बस जो गुरु कर रहा था उसे करने दे रही थी। गुरु ने उसकी सारी ज्वेलरी निकालकर अब उसका दुपट्टा भी निकाल दिया था। उसे ऐसा करते हुए देख अन्वी अब होश में आ गई थी। उसने घबराते हुए गुरु से पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं? तो गुरु ने इस पर अब मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। गुरु का अगले पल ही मूड बदलते देख अन्वी थोड़ी हैरान हो गई। उसने देखा था कि गुरु ने ड्रिंक की थी, पर फिलहाल उसे अपने सामने खड़े गुरु को देख ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वह नशे में है। पर उसकी हरकतों को देख अन्वी अब समझ गई थी कि गुरु उसके साथ क्या करने की सोच रहा है। ये सोच अब अन्वी के हाथ पैर कांपने लगे थे कि तभी गुरु ने उसके हाथ को पकड़ उससे कहा, आओ मेरे साथ। अन्वी ने घबराते हुए पूछा, कहाँ ले जा रहे हैं? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो इस पर गुरु ने उससे चिढ़ते हुए कहा, तो क्या पूरी रात इस भारी भरकम लहंगे में सोने वाली हो? अन्वी उसकी बात सुन धीरे से बोली, तो और कोई कपड़े नहीं है मेरे पास। गुरु ने अब उसे अपने साथ ले जाते हुए कहा, इसलिए तो कह रहा हूं चुपचाप चलो मेरे साथ।
गुरु अन्वी को अपने कमरे से बाहर निकालकर थोड़ी दूरी पर बने बाथरूम के पास लाते हुए बोला, ये बाथरूम है और इसी में तुम्हारे लिए कपड़े हैं, चेंज कर लो, मैं यहीं बाहर खड़ा हूँ। अन्वी ने उसकी बात सुन कुछ नहीं कहा और जल्दी से बाथरूम के अंदर चली गई। अन्वी बाथरूम से बाहर निकल कर आई तो गुरु बस उसे एकटक देखता रहा। लाल कलर के सिंपल पटियाला सूट में वह अब बिना मेकअप के गुरु को वह और भी खूबसूरत लग रही थी। अन्वी बहुत खूबसूरत थी और अब जब मेकअप हट चुका था तो उसका असली चेहरा गुरु के सामने था। उसकी बेदागी साफ कोमल त्वचा अब और अधिक साफ और निखरी लग रही थी। वह उसके करीब आया और उसने अन्वी के खुले लंबे बालों को छूते हुए पूछा, इतनी देर क्यों लगा दी बाहर आने में? अन्वी ने उससे अपने बालों को छुड़वाते हुए कहा, लहंगा बदलने में समय लग गया। गुरु ने उसकी बात सुन एक बार फिर उसे देखा और फिर से उसका हाथ पकड़ उसे अपने साथ रूम में वापस ले आया। अन्वी अब तक शांत थी। उसे इस समय समझ ही नहीं आ रहा था कि वह कैसे रिएक्ट करे, क्या करे। गुरु ने उसका हाथ पकड़ उसे बेड पर बैठाते हुए कहा, पहले खाना खाओ, उसके बाद। अन्वी ने झट से पूछा, उसके बाद? गुरु ने उसकी बात सुन उसे आंख मारते हुए कहा, उसके बाद क्या, हमारी सुहागरात है तो वो मनाएंगे। ये सुन अन्वी जल्दी से उठ खड़ी हुई। उसे लगा था कि शायद गुरु उसके घर वालों से बात करवाएगा, पर उसकी सोच से अलग गुरु तो कुछ और ही सोच कर बैठा था। टू बी कंटिन्यूड। चाय एक तो आदत डालो। गुरु की बात सुनकर अन्वी जल्दी से उठ खड़ी हुई। उसे लगा था कि शायद गुरु उसके घर वालों से बात करवाएगा, पर उसकी सोच से अलग गुरु तो कुछ और ही सोच कर बैठा था। अन्वी ने उससे दूर जाते हुए कहा, मेरे पास आने की सोचना भी मत। मैं आपको अपना पति कभी नहीं मानूंगी और मैं आपको खुद को छूने का हक कभी नहीं दूंगी। अन्वी की बातों को सुन गुरु का चेहरा एक बार फिर गुस्से से कठोर हो गया। उसने अन्वी के पास पहुंचकर उसे अपनी गोद में उठाया और ले जाकर बेड पर पटक दिया और उसके ऊपर आते हुए कहा, गुरु ने हक मांगना नहीं छीनना सिखा है और तुम्हें तो छूने का पूरा हक है मुझे। ये कहते हुए गुरु अन्वी पर झुका तो अन्वी ने दूसरी तरफ अपना चेहरा करते हुए उससे कहा, आपको हक छीन कर ही मिलेगा, क्योंकि आपने मांगना सीखा ही कहाँ है। छू लीजिए मुझे, कर लीजिए अपनी हवस को पूरा। सबके सामने रुसवा तो कर ही चुके हैं, अब ये जिद भी पूरी करके मार दीजिए मुझे। CH9 मजा आएगा बीवी तुम्हारे साथ खेलने में। गुरु के पूछने पर एक बार फिर छोटे ने उसे बताया कि अन्वी का भाई उसे लेने आया है। गुरु ने एक नज़र अन्वी को देखा और फिर छोटे से कहा, उसे ऊपर भेज दे। छोटे ने हाँ कहा और फिर वहां से चला गया। गुरु ने एक बार फिर अन्वी को देखा और उसे अपने पास आने का इशारा किया। अन्वी उठी और उसके पास चली आई। वह सोकर उठी थी, इस वजह से उसके बाल बिखरे हुए थे, तो गुरु ने उन्हें ठीक करते हुए उससे पूछा, ये पगफेरा क्या होता है? अन्वी ने कुछ बोलने से पहले उसके हाथ को खुद से दूर किया, पर यह देख गुरु को गुस्सा आ गया और उसने उसकी कमर को पकड़ उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, अब बताओ। अन्वी ने अपने दोनों हाथों को अपने सीने से लगाए, अपना चेहरा उठाकर गुरु को देखा और फिर जल्दी ही अपनी नजरें झुकाकर उससे बोली, शादी के बाद रस्म होती है जिसमें लड़की अपने मायके जाती है। गुरु ने उसकी बात सुनकर जल्दी से कहा, अच्छा, तुम्हारे घर वाले तो इस शादी को मानते ही नहीं है, तो फिर काहे की रस्म? कहीं नहीं जा रही हो तुम? अन्वी का उसकी बात सुन मुंह छोटा सा पड़ गया। उसने धीरे से हिम्मत कर अपनी बात गुरु से कही, प्लीज जाने दीजिए, आप जब चाहे मुझे वापस ले आना। गुरु ने उसे देखते हुए कहा, पर मैं तो तुम्हें जाने ही नहीं देना चाहता। अन्वी ने उसकी बात सुन रोनी सी सूरत बना ली। वह कुछ कह पाती कि उसे सत्यम की आवाज सुनाई दी, दीदी। उसकी आवाज सुन गुरु ने अन्वी को छोड़ दिया और एक नज़र उस पर डालकर सत्यम की तरफ बढ़ गया। गुरु ने दरवाजे पर खड़े सत्यम को बुलाते हुए कहा, अंदर आजा। सत्यम डरते हुए अंदर आया, पर जब उसने अपनी दीदी को देखा तो जल्दी से जाकर अन्वी के गले लग गया। वहीं गुरु उन दोनों को देख मुस्कुराया और बाहर निकल गया। कुछ देर तक अन्वी और सत्यम ने बातें की, तब तक गुरु सत्यम के लिए चाय समोसे का नाश्ता लेकर आ गया। उसने बेड पर बैठे सत्यम को अपने पास बुलाते हुए कहा, आओ साले साहब। सत्यम खाने का बहुत शौकीन था और उम्र भी ज्यादा नहीं थी, उसकी तो समझदारी भी कम ही थी। समोसे देख वह खुश हो गया और सब भूल उठने को हुआ कि अन्वी ने उसे पकड़ते हुए गुरु से कहा, नहीं वो ये सब नहीं खाता, आप ये सब छोड़िए, सत्यम आपसे कुछ पूछना चाहता है। गुरु ने टेबल पर नाश्ता लगाते हुए कहा, हाँ तो पूछो, किसने रोका है? और रहा खाने का सवाल, तो इसे देख मैं कह सकता हूँ ये तुम सबके हिस्से का खाना खा सकता है, तो ये तो 4-5 समोसे हैं। आओ साले साहब, ये समोसे मैंने नहीं बनाए हैं और ना ही मैंने इनमें जहर मिलाया है, और तो टेंशन फ्री होकर खाओ। सत्यम ने गुरु की बात सुन अन्वी को देखा तो अन्वी ने उसे आंखें दिखा दी। सत्यम चुप होकर बैठ गया। ये देख गुरु सत्यम के पास आया और उसने सत्यम का हाथ पकड़ उसे सोफे पर बैठा दिया।
सत्यम ने अन्वी को देखा और फिर गुरु को। उसने समोसे देखते हुए गुरु से पूछा, आप ये समोसे खिलाकर मुझे बाद में मारने तो नहीं वाले? गुरु उसकी बात सुन हंसते हुए बोला, अरे नहीं यार, अब तो तुमसे रिश्तेदारी हो गई है तो मैं क्यों तुम्हें मारूंगा। सत्यम ने गुरु को देख खुश होते हुए कहा, सच? मतलब आप अब पापा को भी नहीं मारेंगे? गुरु ने ना में सिर हिला दिया तो सत्यम ने समोसा उठाते हुए कहा, ठीक है तो फिर मैं ये समोसा खा लेता हूँ। सत्यम को खाते हुए देख अन्वी परेशान सी वापस बेड पर बैठ गई। उसका भाई किसी काम का नहीं था, जहाँ खाना देखा बस वहीं ढेर हो जाया करता। इधर गुरु ने उसके पास बैठते हुए उससे पूछा, हाँ तो बताओ क्या पूछना चाहते थे तुम? सत्यम ने खाते हुए उससे कहा, यही कि क्या मैं आज के लिए दीदी को अपने साथ ले जाऊं? कल वापस छोड़ जाऊंगा। गुरु ने उसकी बात सुन थोड़ी देर चुप रहने के बाद अचानक से उठते हुए कहा, ठीक है, जाओ रेडी हो जाओ। ये सुन अन्वी मन ही मन खुशी से झूम उठी, पर उसने गुरु के सामने कोई हरकत नहीं की और चुपचाप रूम से निकल बाथरूम की तरफ बढ़ गई। गुरु सत्यम को खाता छोड़ अन्वी के पीछे पीछे चला गया और उसने अन्वी को रोकते हुए थोड़े गुस्से में उखड़कर उससे कहा, अपने साथ कपड़े लेती जाओ कि मायके जाने की खुशी में होश ही उड़ गए हैं तुम्हारे। अन्वी उसकी बात सुनकर रुक गई और उसने धीरे से कहा, वो मैं भूल गई थी। गुरु ने कुछ नहीं कहा और बाथरूम के बगल से बने रूम में जाकर एक साड़ी उसको निकाल कर दे दी और उसे रूम की तरफ इशारा करते हुए कहा, नहाने के बाद इस रूम में रेडी हो लेना। उद्धरण चिन्ह। अन्वी ने उसकी बात सुन बस अपना सिर हिला दिया। नहाकर तैयार होकर अन्वी रूम से निकल कर आने को ही थी कि तभी गुरु अंदर चला आया। उसने एक नज़र अन्वी पर डाली और फिर बिना कुछ कहे ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ गया। अन्वी चुपचाप खड़ी उसकी हरकतों को देख रही थी कि तभी गुरु ने अचानक से आकर उसकी मांग भर दी। गुरु ने उसके गाल को सहलाते हुए उससे कहा, आइंदा से इसे भूलना मत। अन्वी ने हाँ में सिर हिला दिया। ऐसा नहीं था कि उसने जानबूझकर ये किया था, सच में उसके दिमाग से सिंदूर का ख्याल निकल ही गया था। वह तो बस यहाँ से जाने के लिए खुश होते हुए जल्दी से तैयार हुई थी। गुरु और अन्वी वापस रूम में आए तो सत्यम खा पी कर आराम से बेड पर लेटा हुआ था। उसे देख अन्वी ने अपना मुंह सिकोड़ लिया। वह गुस्से में उसके पास गई और उसने उस पर लगभग चिल्लाते हुए कहा, उठो मोटू, हमें चलना है। सत्यम को देख इस बार गुरु की हंसी छूट गई। उसने सत्यम की हालत को देख अन्वी से कहा, उठाओ इसे, मैं छोड़ आऊंगा तुम दोनों को। तो अन्वी ने झट से कहा, नहीं, पापा ने पहले से ही कैब बुक कर दी है, आप परेशान मत होइए। घर में शिवा ने अन्वी को जाते देख लिया था। उसने गुरु से कहा, ये क्या है, तुझे क्या लगता है अब वो वापस आएगी? इस पर गुरु ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, बिल्कुल आज ही वापस आएगी। गुरु ने बाहर निकलते दोनों भाई और बहन को देखते हुए धीरे से कहा, अब जब तुमने सोच ही लिया है कि तुम्हें मेरे साथ खेलना है तो बस अब खेलते हैं, मजा आएगा बीवी तुम्हारे साथ खेलने में। इधर अन्वी और सत्यम शांति से वहां से निकल गए थे। बाहर निकलते ही अन्वी ने सत्यम को डांटते हुए कहा, किसी काम के नहीं हो तुम, बस मन भर खाना खाते रहो। अब जल्दी चलो, मुझे अच्छे से पता है कि इतनी शांति से इन्होंने हमें जाने दिया है तो जरूर इनकी नज़र हम दोनों पर होगी। बस एक बार मुंबई से निकल जाए फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। सत्यम ने चलते चलते अन्वी से कहा, दीदी आप टेंशन मत लो, ध्रुव भैया ने सब सेट कर दिया है। अन्वी ने हैरानी से पूछा, ध्रुव ने? सत्यम ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ उधर देखो, यही वजह है कि मैं उस गुरु के आदमियों को चकमा देकर आपको पीछे के रास्ते से लेकर आया हूँ। अन्वी ने सत्यम के कहने पर अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाई तो कुछ दूरी पर ध्रुव उसे अपनी कार के पास खड़ा हुआ दिख गया। अन्वी खुश होते हुए सत्यम का हाथ पकड़ ध्रुव की तरफ भागी तो ध्रुव भी जल्दी से अन्वी की तरफ दौड़ते हुए आया और उसने अन्वी को अपनी बाहों में भर लिया। मगर जो खुशी अन्वी के चेहरे पर थी वही एक झटके में हवा हो गई। वह ध्रुव के गले लग असहज हो गई। उसने खुद को ध्रुव से दूर करने के लिए उसके सीने पर हाथ रख उसे पुश किया तो ध्रुव भी होश में आ गया। वह जल्दी से उससे दूर हो गया और उसने अन्वी के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए उससे पूछा, तुम ठीक हो ना? उस कमीने ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं ना? अन्वी ने उसके हाथों को अपने चेहरे से हटाते हुए उससे कहा, मैं ठीक हूँ, अब चलो यहाँ से। ध्रुव ने उसकी बात सुन जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और आगे बढ़ते हुए कहा, हाँ चलो चलो। ध्रुव आगे बढ़ा पर उसे महसूस हुआ कि अन्वी अपनी जगह से हिल ही नहीं रही थी। ध्रुव ने पीछे मुड़कर देखा तो एक जोरदार मुक्का उसके नाक पर जा लगा। बीवी, ये बहुत गलत किया तुमने। अन्वी ने आवाज सुन पीछे मुड़कर देखा तो उसकी कलाई थामे गुरु खड़ा हुआ था। जी,
अन्वी ने अपना मुंह खोला ही था कि गुरु ने उसे अपनी तरफ खींचकर गुस्से से लाल पड़ी अपनी आंखों से घूरा और फिर दांत पीसते हुए उससे कहा, हिम्मत कैसे की तुमने किसी गैर मर्द को छूने की। अन्वी उसकी गुस्से से भरी आवाज सुन डर से कांप उठी। उसने इधर उधर देखा तो सत्यम को छोटे पकड़कर खड़ा हुआ था और इधर ध्रुव अपनी नाक को पकड़ जमीन पर दर्द से तड़प रहा था। अन्वी ने हिम्मत कर गुरु की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे। अन्वी कुछ कह पाती पर गुरु ने गुस्से से उसके जबड़े को पकड़ लिया और उसकी आवाज अंदर ही दब कर रह गई। डर से उसकी आंखें बड़ी हो गई थी। मन में बस एक ही सवाल था कि गुरु अब उसके पकड़े जाने पर क्या करने वाला था। टू बी कंटिन्यूड। चटैन, उसे किस कर दिया। अन्वी कुछ कह पाती पर गुरु ने गुस्से से उसके जबड़े को पकड़ लिया और उसकी आवाज अंदर ही दब कर रह गई। डर से उसकी आंखें बड़ी हो गई थी। मन में बस एक ही सवाल था कि गुरु अब उसके पकड़े जाने पर क्या करने वाला था। तभी सत्यम ने चिल्लाते हुए कहा, मेरी दीदी को छोड़ दो, उन्होंने कुछ नहीं किया, ये सब मैंने कहा था उनसे करने को। सत्यम की तेज आवाज सुन गुरु ने मुड़कर उसे देखा तो वह छोटे की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रहा था। गुरु ने उसे देखते हुए एक झटके के साथ अन्वी को छोड़ दिया और फिर सत्यम की तरफ बढ़ गया। वही गुरु को सत्यम की तरफ बढ़ता देख अन्वी के चेहरे पर डर साफ झलक आया था। वह जल्दी से गुरु के पीछे गई और उसने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं प्लीज, इसमें इसका कोई दोष नहीं है, बच्चा है वो, यहाँ से जाने का प्लान मेरा था। सत्यम का कोई दोष नहीं है, जो सजा देनी है मुझे दीजिए, इसे जाने दीजिए। इधर अन्वी गुरु से अपनी बात कह ही पाई थी कि तभी अचानक से ध्रुव ने गुरु पर पीछे से हमला कर दिया। अन्वी ने ये देख गुरु का हाथ छोड़ दिया और चीख उठी। वही गुरु को ध्रुव के उसकी पीठ में पंच मारने से ऐसा कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था, पर हाँ गुस्सा वो जरूर उसका हाई लेवल तक पहुंच गया था। वह गुस्से में मुड़ा तो ध्रुव डर कर थोड़ा पीछे हट गया। ध्रुव जानता था कि वह गुरु के सामने नहीं टिक सकता था। वह एक लंबा और ठीक ठाक कद काठी का आदमी था और वही गुरु उससे कई गुना ताकतवर। ये सब जानते हुए भी वह बस अन्वी के खातिर ध्रुव गुरु से लड़ने के लिए खड़ा हो गया था। गुरु ने उसे देखते हुए अपने एक हाथ में अन्वी का हाथ थाम लिया और अचानक से दूसरे हाथ को उठाकर ध्रुव के गाल पर दे मारा। ध्रुव खुद को संभाल पाता उससे पहले ही गुरु ने उस पर अपने एक हाथ से ही मारना शुरू कर दिया। वह उसे मारे जा रहा था और अपने दूसरे हाथ से अन्वी को अपने साथ ही घसीटे जा रहा था। कुछ देर में ही गुरु ने अपनी लातें घुसे बरसाते हुए ध्रुव को मार मार कर अधमरा कर दिया था। पर यह सब देख अन्वी का दिमाग सुन्न पड़ गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि गुरु इतना खतरनाक साबित हो सकता था। पर ध्रुव की हालत देख अन्वी से अब और चुप नहीं रहा गया और उसने गुरु पर चिल्लाते हुए कहा, बस कीजिए, मर जाएंगे वो। उद्धरण चिन्ह। गुरु अन्वी की तेज आवाज सुनकर रुक गया। उसने अन्वी का हाथ छोड़ दिया तो अन्वी ने झट से अपने हाथ को पकड़ लिया। गुरु के उसके हाथ को पकड़ने की वजह से उसका हाथ दर्द होने लगा था। वो कुछ सांस ले पाती कि उससे पहले ही गुरु ने उसके कंधों को पकड़ उसे अपने करीब खींचते हुए अपनी गुस्से से हो चुकी लाल आंखों से अन्वी की आंखों में झांकते हुए उससे पूछा, बहुत फिक्र हो रही है ना इसकी, भागना चाहती थी ना इसके साथ, तो लो छोड़ दिया तुम्हें, भागो, में भी देखो कितनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर। गुरु के उसे झटकने पर अन्वी ने अपनी आंसू भरी आंखों से कुछ देर तक गुरु को देखा और फिर जल्दी ही वह ध्रुव के पास जाकर बैठ गई और उसने उसके गालों को थपथपाते हुए उसे उठने को कहा। इधर ये सब देख मानो गुरु का खून खोल गया और हद तो तब हो गई जब अन्वी ने ध्रुव का सिर अपनी गोद में रख उसे होश में लाने की कोशिश करने लगी। गुरु से अब ये सब बर्दाश्त के बाहर था। उसने अपनी गन निकालकर अन्वी की दोनों साइड फायर कर दिया। अन्वी इस हरकत से डर से चिल्ला उठी। वह ध्रुव को छोड़ पीछे हट गई और उसने अपने चेहरे को अपने हाथों से छुपा लिया। इधर अब सत्यम ने अपनी बहन की हालत देख रोते हुए गुरु से कहा, आप एक बहुत बुरे इंसान हो, आपने कहा था कि आप मुझे नहीं मारेंगे पर फिर भी आप हम सबको परेशान कर रहे हो। गुरु ने उसकी आवाज सुन छोटे को आवाज देते हुए कहा, इसे मास्टर जी के पास छोड़ा और उन्हें कह देना कि अगर अपनी बेटी की खुशी चाहते हैं तो शांति से घर पर बैठकर दाल रोटी खाएं, वरना उनके लिए अच्छा नहीं होगा। गुरु की बात सुन सत्यम जल्दी से बोला, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आप मेरे जाने के बाद मेरी दीदी को मारोगे। गुरु ने सत्यम की बात सुन गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, छोटे लेकर जा इसे। छोटे गुरु की बात सुन अब जल्दी से सत्यम को समझा बुझाकर अपने साथ ले गया। इधर गुरु ने अन्वी को देखते हुए उससे कहा, जल्दी से उठकर इधर आओ वरना इस बार गोली तुम्हारे आशिक के भेजे में लगेगी। अन्वी गुरु की बात सुन धीरे से उठकर उसके पास चली आई। गुरु ने उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे वहां से ले जाना चाहा तो अन्वी ने धीरे से हिम्मत कर गुरु से कहा, प्लीज इन्हें किसी हॉस्पिटल में एडमिट करा दीजिए, बहुत चोट लगी है। उद्धरण चिन्ह।
गुरु ने अन्वी की बात सुन उससे धीरे से कहा, बहुत चिंता हो रही है इसकी, अब एक शब्द भी कहा तो मुझे इसे मारने में 1 मिनट का समय भी नहीं लगेगा। अन्वी ने एक बार फिर ध्रुव को देखा और अब चुपचाप गुरु के साथ चल दी। कल अपनी मम्मी से बात करने के बाद उन लोगों ने सोचा था कि कैसे भी अन्वी एक बार गुरु के चंगुल से आज़ाद हो जाए तो वह लोग मुंबई शहर ही छोड़ देंगे, पर यह इतना भी आसान नहीं था। इधर गुरु जब अपने कमरे में अन्वी को लेकर वापस आया तो उसने गुस्से से एक नज़र अन्वी को देखा, जो कि लाल बनारसी सिल्क साड़ी में नई नवेली दुल्हन की तरह सजी संवरी गुड़िया सी लग रही थी, पर चेहरे पर उसके कोई खुशी दिखने की बजाय आंसू और दुख छलक रहा था। गुरु को उसे देख कुछ याद आया तो उसने अन्वी पर चिल्लाते हुए कहा, ये साड़ी बदलो और अभी के अभी नहा कर आओ। अन्वी ने इस बार गुरु से कोई बहस नहीं की और बस चुपचाप कमरे से चली गई। इधर शिवा ने ध्रुव को हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। वहीं मिश्रा जी के घर में प्रतिभा जी अपने घर में इधर से उधर टहल रही थी। उन्होंने इस बार शैलेश जी की एक बात नहीं सुनी थी और गुरु के खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी। आज जो कुछ भी अन्वी के साथ हुआ था उसके जिम्मेदार शैलेश जी थे। उनका सच्चा और ईमानदार होना उन्हीं पर भारी पड़ गया था, इसलिए हताश होकर वह शांत हो गए थे। प्रतिभा जी ने परेशान होते हुए शैलेश जी से कहा, ये सत्यम अभी तक अपनी दीदी को लेकर आया क्यों नहीं? आप एक बार ध्रुव को फोन कीजिए। शैलेश जी ने उनकी परेशानी को देख जल्दी से ध्रुव को कॉल किया, पर वो इस समय उनका फोन नहीं उठा रहा था। जब कई बार कॉल करने पर भी ध्रुव ने फोन नहीं उठाया तो प्रतिभा जी अब और अधिक परेशान हो गई। इस बार उन्हें सत्यम की फिक्र ज्यादा होने लगी थी। वह अभी इतना भी समझदार नहीं था, पर फिर भी उस राक्षस के चंगुल से अपनी बहन को छुड़ाने चला गया था। मम्मी, प्रतिभा जी को अपने पीछे से सत्यम की आवाज सुनाई दी। वह मुड़ी तो घर के मेन डोर पर सत्यम खड़ा हुआ था। इधर अन्वी एक बार फिर नहाकर कमरे में आई तो गुरु वहां पर नहीं था। ये देख अन्वी को कुछ राहत मिली। उसने जल्दी से कमरे को अंदर से बंद कर लिया और अपना सिर डोर से टिकाकर अपनी आंखें बंद कर ली। आज जो भी हुआ वो सब सोचकर अन्वी की रुआंसी छूट गई। अभी कुछ ही देर उसे रोए हुए बीता था कि तभी अचानक से किसी ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। अन्वी डर से सिकपकाई, पर अगले ही पल वह शांत हो गई जब उसने गुरु की आवाज को सुना। गुरु ने अन्वी को अपनी बाहों में भरकर उसके कान पर किस करते हुए कहा, मुझे अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल पसंद नहीं आया तुम्हारा इस तरह से किसी गैर के लिए फिक्र करना। क्यों तुमने उसे गले लगाया? क्यों उसका हाथ पकड़ा? क्यों उसे छुआ? क्या बहुत प्यार करती हो उससे? मैं इतना बुरा हूँ? अन्वी गुरु की छुअन से और अचानक से उसकी आवाज में आई नरमी से सिहर रही थी। गुरु ने उसे पीछे से पूरी तरह खुद में समा लिया था और सबसे अजीब बात उसके लिए ये थी कि उसे छूने पर इस बार फिर कुछ अलग ही एहसास हो रहा था। फिर जब उसके होठों ने उसके कान के नाजुक हिस्से को छुआ तो अन्वी का दिल एक पल के लिए थम सा गया। उसे होश आया जब गुरु ने उससे सवाल किया। उसने अपनी आंखें खोल रोते हुए उससे कहा, आप गलत समझ रहे हैं मुझे, मैंने उन्हें गले नहीं लगाया था। उद्धरण चिन्ह। गुरु ने उसे और कसकर अपनी बाहों में कसते हुए कहा, तुम्हें पता है, सबसे ज्यादा नफरत है मुझे झूठ से और झूठ बोलने वालों से। मैं कल रात ही समझ गया था कि तुम और तुम्हारा परिवार क्या खिचड़ी पका रहा था। अन्वी अब गुरु की बातों को सुन शांत हो गई। गुरु ने उसके हाथों को छोड़ अब उसकी कमर को पकड़ते हुए उसके कान में धीरे से कहा, मेरी बीवी हो तुम, मुझे बर्दाश्त नहीं कि तुम किसी और के बारे में सोचो, भूल जाओ अपने प्यार को। अन्वी उसकी बात और उसकी आवाज में हुए बदलाव से समझ गई थी कि गुरु ने इस समय ड्रिंक की हुई है, पर फिर भी पता नहीं क्यों उसने गुरु को अपनी सफाई देनी चाहिए और उसने धीरे से गुरु से कहा, आप गलत हैं, आपका ध्रुव जी को मेरा आशिक कहना बिल्कुल गलत था। वो मेरे सीनियर थे स्कूल में, यही वजह ही कि मैं उन्हें रिस्पेक्ट देकर बात करती हूँ, और रही उनसे प्यार की बात तो यहाँ पर भी आप मुझे गलत समझ रहे हैं। गुरु ने अन्वी की बात सुन उसे अपनी तरफ घुमाया और फिर उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए उससे कहा, मैं कुछ नहीं जानता तुम पर, तुम्हें छूने का, तुम्हें गले लगाने का हक सिर्फ मुझे है। अगर कोई तुम्हें नजर उठाकर देखेगा भी तो मैं उसकी आंखें नोच लूंगा। अन्वी गुरु की ऐसी बहकी हुई बातों को सुन डर गई। उसने हिम्मत कर धीरे से गुरु से कहा, ये गलत है, आपका इस तरह सब पर गुस्सा करना, गन चलाना, मारपीट करना डराता है मुझे। गुरु ने उसकी बात सुनकर उसे एक नजर देखा और उसने झुकते हुए अन्वी के गाल पर किस करते हुए कहा, मैं क्या करूं, मैं ऐसा ही हूं। तुम सच कहती हो, मैं बहुत बुरा हूं, आज मैंने तुम्हें बहुत रुलाया है। क्या तुम मुझे नहीं अपना सकती? क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? अन्वी गुरु की बातों को सुन अपनी नजरें उठाकर उसकी आंखों में देखने लगी तो उसे गुरु की आंखों में इस समय एक अलग ही खालीपन नजर आ रहा था। गुरु ने एक बार फिर अन्वी को देखा और एक बार फिर उससे पूछा, कहो ना, मुझे छोड़कर जाना चाहती हो?
अन्वी के चेहरे पर उसकी बातों को सुन कई भाव आकर गुजर गए और जब उसने गुरु से कुछ कहना चाहा कि तभी गुरु ने झुककर उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। गुरु ने उसके नर्म होठों को अपने होठों से छू लिया था, उसे किस कर दिया था। इधर शिवा गुरु के कमरे के बाहर खड़ा इस सोच में था कि वह दरवाजे को खटखटाए या नहीं। गुरु के दिन में नशा करने पर वह थोड़ा परेशान हो गया था। उसे अन्वी की फिक्र हो रही थी कि कहीं गुरु अपने गुस्से में उसे कुछ कर न दे। शिवा जानता था कि गुरु गुस्से में पागल होकर कुछ भी कर जाता था और अन्वी अभी इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि गुरु को शांत करना बहुत मुश्किल था। टू बी कंटिन्यूड।